Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर नस के नेट नंबर 1 के डे नंबर 4 के तमाम क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस हो, चाहे वो कंप्लीट आज के दिन में जितने भी क्वेश्चंस आए ना 3 दिसंबर वाले दिन, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3, उन तमाम के तमाम क्वेश्चंस को हम आज की क्लास के अंदर इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। और आज का जो नस का पेपर था ना, इट वाज रियली अ टफ वन भाई। जिन बच्चों ने तैयारी नहीं करी स्पेसिफिकली उनके लिए, क्योंकि देखो आज की क्लास के अंदर जो मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा ना, जो आज के दिन में क्वेश्चन आए उनमें से कई क्वेश्चन 5x5 के मैट्रिक्स के थे। फोसाई के क्वेश्चन से बेतहाशा पेपर में क्वेश्चन आए। फोसाई का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फोसाई के क्वेश्चन क्या होते हैं कि भाई आपके पास हाइपरबोला के अंदर, इलिप्स के अंदर फोसाई निकालना है, पैराबोला के अंदर फोसाई निकालना है। इसके अलावा पाइथागोरस ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट आया हुआ था। पाइथागोरस ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट पूछा हुआ था। पाइथागोरस ट्रिपलेट के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और नीचे आपके कुछ फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट्स गिवन थे और कुछ आपको ऐसी नंबर्स गिवन थे। ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, फिजिक्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीजें आई उनको भी सॉल्व करेंगे, मैथ्स के अंदर और किस तरह के क्वेश्चंस आए उन सबको भी देख रहे होंगे। तो आइए जरा चलते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन के ऊपर। अब आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन, बस आज की क्लास के अंदर जो पहला क्वेश्चन आ रहा है ना, आइए जरा इसको समझते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स आ रहा है और ये मैट्रिक्स कैसा है, देखो इसमें कितनी रॉज आ रही हैं, 1 2 3 4 5, कितने कॉलम्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि ये मैट्रिक्स आ रहा है हमारे पास 5x5 का। ये मैट्रिक्स किसका आ रहा है बेटा, 5x5 का आ रहा है। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। अब देखो ये मैट्रिक्स 5x5 का आ रहा है, एग्जामिनर कहते हैं कि कैसा मैट्रिक्स है। अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स आ रहे हैं। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई, याद है कि भूल गए? डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास ये वाली रॉ होती है। तो देखो इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और नॉन डायगोनल सारे के सारे क्या है, 0 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना चाहता हूं तो मुझे पहले कुछ बेसिक बातें मालूम होनी चाहिए। पहली बेसिक बात, डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं और बिसाइड डायगोनल एलिमेंट्स तमाम की तमाम वैल्यूज क्या होती हैं, 0 के बराबर। और देखो इसकी पावर में क्या आ रहा है, n आ रहा है। एग्जामिनर कह रहा है ये बराबर है किसके, a की पावर n के, कोई मसले की बात नहीं है। तो एग्जामिनर कहता है n की वैल्यू क्या होगी, यानी कि देखो सिंपल सी बात है, अगर बाहर पावर के अंदर n आ रहा है तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को ओपन करूंगा तो ये जो पावर बाहर मौजूद है अंदर वाली तमाम टर्म्स के पास आ जाएगी। तो फिर मैं इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में कंपेयर करवा सकता हूं, ऐसा ही है ना। तो अगर मैं इस चीज को लेके चलता हूं, यानी कि देखो अगर मैं बाहर जो पावर के अंदर n आ रहा है उसको अगर मैं ओपन करता हूं तो अंदर जितने भी वैल्यूज हैं सबकी पावर के अंदर n आ जाएगा। ये सबकी पावर के अंदर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। नॉर्मल सी बात है ना बेटा, जो बाहर n आ रहा था उसको जब मैंने ओपन किया तो सबकी पावर में n आ जाएगा। और ये बराबर है किसके, a की पावर n के, यानी कि जो कि हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स था किसके बराबर है, a की पावर n के। तो अगर मैं यहां पे इक्वल टू के इस तरफ क्या लिखता हूं, ओरिजिनल मैट्रिक्स लिखता हूं, पावर के अंदर n का n। तो भाई ये आपस के अंदर देखो जब इक्वेट होंगे तो हमें पता है मैथमेटिक्स की बेसिक प्रॉपर्टी होती है, मैट्रिसेस की बेसिक प्रॉपर्टी होती है, कभी भी इक्वल टू के आमने सामने अगर दो मैट्रिसेस आ जाएं तो उनकी एडजेसेंट एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी कि देखो a की पावर 2n किसके बराबर होगा, a की पावर 2n बराबर होगा किसके, a की पावर स्क्वायर के। तो यानी कि 2n किसके बराबर है, 2n बराबर है 2 के, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 के बराबर। सिमिलरली a की पावर 4n किसके बराबर है, a की पावर 4 के बराबर है, यानी कि a की पावर 4n किसके बराबर है, a की पावर 4 के, तो 4 से 4 कट गया तो n की वैल्यू क्या है, 1 के बराबर। या फिर आप डायरेक्टली देख लो कि भाई ये ओवरऑल मैट्रिक्स एक ये आ रहा है, ओवरऑल मैट्रिक्स ये आ रहा है, तो भाई अगर बेसिस आपकी सिमिलर होंगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वेट हो जाएंगे ना। एग्जामिनर ने यही तो कहा है कि a की पावर n बराबर है इस मैट्रिक्स के, इस मैट्रिक्स की पावर में n आ रहा है। तो भाई अगर मैं इस मैट्रिक्स की पावर को एक्सपेंड करवा दूं, पावर तमाम एलिमेंट्स के पास चली जाएगी, तो इक्वल टू के इस तरफ क्या मौजूद है, a की पावर n जो कि मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स था। तो अब जाहिर सी बात है अगर बेसिस सेम होंगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस के अंदर इक्वेट हो जाएंगी। तो n की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, n की वैल्यू होगी यहाँ पे, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो पावर क्या है, 1 के बराबर। तो इस क्वेश्चन को सिर्फ डिफिकल्टी के लिए डाला गया था। इस क्वेश्चन की लॉजिक तो बहुत ही सिंपल सी है कि भाई इस क्वेश्चन को सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए डाला गया। n की वैल्यू किसके बराबर होगी, अगर ये दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं तो n की वैल्यू बेटा 1 के बराबर होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आज बेटा नस की शिफ्ट नंबर 1 में भी आया है, शिफ्ट नंबर 2 के अंदर भी आया। अच्छा बेटा एक और क्वेश्चन जो आज हमारे पास शिफ्ट नंबर 2 के अंदर पूछा गया और शिफ्ट नंबर 3 के अंदर भी आया और नस के अंदर बहुत दफा ये क्वेश्चन आ चुका है। एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर में 4 सर्कल आ रहे हैं, अगर मैं तुम्हें एक सर्कल का एरिया बता दूं, यानी कि सिर्फ एक सर्कल का एरिया बता दूं किसके बराबर है, 4 पाई के बराबर, तो बताओ कंप्लीट स्क्वायर का एरिया क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे। हमें ये बात मालूम है कि दुनिया के अंदर जो सर्कल होता है भाई, सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया का निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपल पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो अगर मुझे सर्कल का एरिया बताया हुआ है किसके बराबर है, 4 पाई के बराबर है, तो इसको मैं कंपेयर करवा दूंगा पाई आर स्क्वायर से। पाई से पाई बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 के बराबर, यानी कि यहां से रेडियस क्या आ जाएगा, जब
मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, करने के लिए दोनों तरफ जब आप अंडर रूट लोगे तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 के बराबर, यानी कि रेडियस आ गया मेरे पास, एक सर्कल का रेडियस बराबर है 2 के। अब जरा लॉजिकली समझो, सर्कल का रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस, यानी कि भैया हमारे पास रेडियस किसके बराबर आ गया 2 के बराबर। तो बेटा सेंटर से लेके एक कोने तक का डिस्टेंस क्या है, रेडियस है, तो कंप्लीट डायमीटर क्या होगा, डायमीटर का मतलब होता है पूरी वाली लाइन का होना, सही है ना, यानी कि कंप्लीट एक सर्कल की मैक्सिमम लेंथ का होना। तो वो किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 प्लस का 2 यानी कि 4 के बराबर। और अगर आप और से देखो, एक सर्कल जो फॉर्म हुआ है वो बेसिकली स्क्वायर के आधे पे हुआ है, जो कंप्लीट स्क्वायर की साइड है उसके आधे के ऊपर एक सर्कल आ रहा है। तो अगर मैं सर्कल का डायमीटर निकाल लूं, डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ द रेडियस, डायमीटर किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ द रेडियस के। तो डायमीटर ऑफ द सर्कल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 यूनिट्स के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास स्क्वायर की आधी साइड की वैल्यू आ गई 4 के बराबर। तो अगर ये 4 है, क्योंकि तमाम सर्कल सिमिलर है, तो जाहिर सी बात है ये भी किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, कंप्लीट साइड की वैल्यू किसके बराबर है, 8 यूनिट्स के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर एक सर्कल का डायमीटर, देखो डायमीटर क्या होता है, ये वाला पूरा डिस्टेंस होता है। तो भाई अगर मेरे पास डायमीटर 4 के बराबर है, तो जाहिर सी बात है इसका डायमीटर भी 4 के बराबर होगा, है ना बेटा, इसका डायमीटर भी क्या होगा, 4 के बराबर होगा। 4 और 4 क्या हो गया, 8 के बराबर, यानी कि स्क्वायर की एक साइड बराबर है 8 यूनिट्स के। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर। तो अगर मेरे पास एक साइड की वैल्यू 8 यूनिट्स के बराबर है, तो इसको 8 से और मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 जार 64, तो यानी कि 64 यूनिट्स के बराबर स्क्वायर का एरिया होगा। मैंने शेडेड एरिया प्रॉब्लम में इस तरह के तमाम क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाए हैं, पैरामीटर निकालने के या फिर एरिया निकालने के एंड सो ऑन। अच्छा बेटा, एक और क्वेश्चन जो आज नस के नेट के अंदर पूछा गया वो था इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स का। बेटा हमेशा याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स के दो फॉर्मूलाज होते हैं। अगर आपका हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला आ रहा है, अगर आपका हाइपरबोला कैसा है, हॉरिजॉन्टल, तो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट निकालने का फॉर्मूला होगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस का b डिवाइडेड बाय a इंटू एक्स। अगर आपका x एक्सिस का हाइपरबोला आ रहा है, सही है। अगर y एक्सिस का हाइपरबोला आ रहा है तो फॉर्मूला बन जाता है y इज इक्वल टू प्लस माइनस का a डिवाइडेड बाय b इंटू एक्स के बराबर। अगर कैसा आ रहा है, y एक्सिस का हाइपरबोला आ रहा है। तो यहां पे देखो एग्जामिनर ने आपको हाइपरबोला की इक्वेशन दी हुई है, सिंपलीफाई करवाओगे। अच्छा मुझे कैसे पता चला हाइपरबोला की इक्वेशन है, पहली बात तो एसिम्प्टोट हाइपरबोला में एग्जिस्ट कर रहा होता है। दूसरे नंबर के ऊपर देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से एक वैल्यू क्या है, प्लस में एक वैल्यू नेगेटिव के अंदर, तो 400 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू के बाद 1 का 1, यानी कि 400 से हमने पूरी की पूरी टर्म को क्या करवा दिया, डिवाइड करवा दिया। तो क्या बन जाएगा भाई, 25 16 जार इज 400 एंड 16 25 जार इज 400। तो 400 जो मल्टीप्लाई हो रहा था पूरी टर्म से आके डिवाइड हो गया। अब देखो इस पर्टिकुलर हाइपरबोला की इक्वेशन के अंदर पॉजिटिव के अंदर कौन है, वाई स्क्वायर पॉजिटिव के अंदर है, इसका मतलब वाई एक्सिस का हाइपरबोला आ रहा है, यानी कि भैया इसका ट्रांसफर एक्सिस वाई के अलोंग है। तो भैया जो पॉजिटिव के अंदर होता है उसके नीचे होता है ए स्क्वायर, जो नेगेटिव में होता है उसके नीचे होता है बी स्क्वायर। तो यानी कि मेरे पास ए की वैल्यू किसके बराबर है, प्लस माइनस के 4 के, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो ए की वैल्यू क्या होगी 4 के बराबर। बी स्क्वायर की वैल्यू अगर 25 के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी की वैल्यू किसके बराबर है, बी बराबर है बेटा प्लस माइनस के 5 के। तो अब देखो भैया अगर मेरे पास ट्रांसफर एक्सिस y का आ रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा, क्या इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट होगी, y वाली इक्वेशन को इस्तेमाल करो। y इज इक्वल टू प्लस माइनस का 4 का 4 एज इट इज, और नीचे डिवीजन में b की जगह पे 5 आ गया, तो ये आपका फाइनली आंसर होना था। बेटा इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स मैंने 2 साल पहले अपने लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है कि भाई वो लेक्चर्स जो कि मैंने यूट्यूब के ऊपर 2020-21 में डालना स्टार्ट करे ताकि तमाम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम दे सकूं, मैंने उस तक के अंदर ही करवाया था। तो आप देखो कि भाई मैंने कितने आगे के लेक्चर्स डाले हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह कि आज तक बच्चे उससे बेनिफिशियल हासिल करते हैं। अब तो खैर मैंने वन शॉट लेक्चर्स के अंदर मजीद मैंने दोबारा से उसको रिन्यू करके भी डाल दिया था। तो भाई मैंने तमाम चीजें यूट्यूब पे भी डाली हुई हैं। मगर अगर आप मेरे लाइव क्लासेस के अंदर आते हो, मेरी लाइव बैच में आते हो, उसका सबसे बड़ा फायदा आपको क्या मिलता है कि तमाम चीजें एक तो लाइव कवर करवाई जाती हैं, इसके अलावा जितने रीसेंट ईयर्स के यूनिवर्सिटीज के पेपर होते हैं हम सारे के सारे साथ साथ कवर अप कर रहे होते हैं, तमाम ट्रेंड्स को समझ रहे होते हैं, न्यू से न्यू शॉर्टकट्स को देख रहे होते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन आज पेपर में आया था, जीरो फैक्टोरियल किसके बराबर होता है। याद रखिएगा भाई, जीरो फैक्टोरियल बराबर होता है किसके, 1 के। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, जीरो फैक्टोरियल होता है 1 के बराबर, 1 फैक्टोरियल होता है 1 के बराबर, 2 फैक्टोरियल होता है हमारे पास 2 के बराबर क्योंकि 2 1 2 होता है, फिर 3 फैक्टोरियल होता है हमारे पास 6 के बराबर क्योंकि 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है हमारे पास, तो 6 बन जाएगा। 4 फैक्टोरियल होता है 24, 5 फैक्टोरियल होता है 120, 6 फैक्टोरियल होता है 720। सही है ना, तो आपको बेसिक 7 फैक्टोरियल तक की वैल्यू याद है। से अगेन आज के पेपर के अंदर बेतहाशा क्वेश्चन पूछेगा, जिनमें से एक बड़ा फेमस क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन के अंदर आया वो था इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x इंटू ln x इंटू dx। अब काफी सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करें, किसको अप्लाई करें, समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान काम है, कैसे सॉल्व करोगे। देखो आपके पास जो है ना एक से ज्यादा टर्म्स यहाँ पे क्या है, डिवाइड हो रही है ना,
वन बाय एक्स इंटू ln x। अब देखो एक लॉजिक को समझो। अगर मैं आपसे कहता हूं कहीं पे लिखा हुआ आ जाए a डिवाइडेड बाई b और नीचे c आ रहा है, तो भाई अगर मैं आपसे कहता हूं कि दुनिया में कभी भी तीन टर्म्स डिवाइड हो रही हो, इसको आप कैसे करके लिखते हो? देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये नस के अंदर बहुत ज्यादा आता है। अब इसकी लॉजिक क्या है? लॉजिक इसकी ये होती है कि अक्सर बच्चे समझते हैं पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करें, पावर फॉर्मूला को अप्लाई करें, किसको करें? तो भाई पावर फॉर्मूला तो यहां पे देखो इस क्वेश्चन में फेल हो जाएगा, क्योंकि होल टर्म की पावर क्या है, वन के बराबर, नीचे से ऊपर लेके जाओगे नेगेटिव वन बन जाएगा, तो पावर फॉर्मूला नेगेटिव वन पे फेल कर जाता है। तो भाई इसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या है कि देखो कभी भी मैथ्स के अंदर एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो, तो भाई मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो ऊपर वाली टर्म्स है वो तो एडिट रहेंगी, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है। तो अगर मैं इसको ऐसे करके लिख दूं कि a डिवाइडेड बाय b इंटू सी, तो आप क्या बोलोगे? क्या गलत काम किया, सही काम किया? आप बोलोगे सर सही काम किया, क्योंकि देखो एक से ज्यादा टर्म्स डिवाइड हो रही थी ना, तो भैया सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके पलटी खा के लिख दी गई। तो अगर मैं इस टर्म को भी ऐसी ब्रेक करके लिख दूं, सर कैसे, क्या मतलब? अरे भाई अगर मैं इसको भी यही फनकारी के साथ लिखूं कि मैं कहता हूं ये आ रहा है वन बाय एक्स और सबसे नीचे आ रहा है ln x इंटू dx का dx, तो मुझे बताओ क्या मैंने कोई गलत काम किया? ये जो आपको एक्सप्रेशन गिवन थी इंटीग्रेशन की, हमने क्या करा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म पे लिख दिया कि भाई ये दो टर्म्स एक साथ मल्टीप्लाई हो रही थी ना, हमने इसको डिवीजन की फॉर्म पे लिख दिया। कैसे? कि देखो अगर आप इसके ऊपर वापस से मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करो कि भैया एक से ज्यादा टर्म जो डिवाइड हो रही है सबसे नीचे जाके क्या हो जाएंगी, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएंगी, तो वापस से ये वही एक्सप्रेशन फॉर्म हो जाएगी जो ऊपर बन रही है। इसका मतलब आपने सही काम किया है। तो भाई मैथ्स इसी चीज का नाम है कि आप कोई भी काम जब मैथ्स में करते हो उसका रिवर्स प्रोसेस हमेशा चेक किया करो। तो अब देखो यहां पे जब मैं इंटीग्रेशन को अप्लाई करूंगा, तो इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? नीचे वाली टर्म का क्या ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है? और से देखो कि ln x का ऊपर डेरिवेटिव आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ln x का डेरिवेटिव क्या होता है? वन बाय एक्स के बराबर। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन का ln शॉर्टकट फॉर्मूला इस्तेमाल कर लोगे। ln शॉर्टकट फॉर्मूला क्या कहता है? ln का ln एक दफा लिखो, जिस नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव आ रहा है, जो भी नीचे वाली टर्म जिसका ऊपर डेरिवेटिव आ रहा है, वो इस ln का फंक्शन बन जाएगा, प्लस के c के साथ आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स द लॉजिक हियर। क्या मुश्किल बात है इसके अंदर? अच्छा एक और क्वेश्चन आया हुआ था इंटीग्रेशन से बेसिक बेसिक आपकी बात अलजबरा का। एग्जामिनर कहते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, अक्सर बच्चे समझ नहीं पाते क्वेश्चन की लॉजिक क्या है। देखो भाई इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, पहले पूरी बात को समझिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कह रहे हैं दो टर्म्स अलजबरा की क्या हो रही है, डिवाइड। याद रखिएगा मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है कि कभी भी दुनिया के अंदर आपके पास दो टर्म्स डिवीजन की फॉर्म में आ जाएं। अब इंटीग्रेशन में डायरेक्टली कोई डिवीजन का फॉर्मूला नहीं होता, तो हम हमेशा देखते हैं वेरिएबल को। अगर तो वेरिएबल्स की पावर सिमिलर है ना, तो आप प्लस माइनस कांस्टेंट मेथड का इस्तेमाल करते हो, यानी कि नीचे जो भी कांस्टेंट फॉर्म हो रहा है ऊपर भी उसको सेम क्रिएट करोगे और फिर एलसीएम को ब्रेक करवा दोगे, तो क्या बन जाएगा? ये देखो नीचे मेरे पास आ रहा है x प्लस का 5, तो मेरी कोशिश क्या होगी कि ऊपर भी प्लस का 5 आए। बट मैथ्स क्या कहता है कि भाई कोई भी चीज अगर प्लस में लेकर आ रहे हो तो माइनस में भी लेकर आओ। ऊपर ऑलरेडी पहले से प्लस का 3 मौजूद है, सही है ना? मैथ्स हमसे क्या कहता है कि अगर नीचे वाली चीज जो आपकी आ रही है ऊपर भी एज इट इज चीज को अगर आपने बनाना है तो प्लस में भी लेकर आओगे माइनस में भी लेकर आओगे। ऊपर पहले से प्लस का 3 एज इट इज मौजूद था। अब जब मैं इसको सिंप्लीफिकेशन पे लेके जाऊंगा तो देखो क्या सिंप्लीफाई करवाऊंगा, x प्लस का 5 एज इट इज माइनस का 5 प्लस का 3, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 2, और नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है x प्लस का 5 इंटू dx का dx। अब फाइनली मैं यहां पे एलसीएम को ब्रेक करवा सकता हूं, तो बेटा एलसीएम को अगर मैं ब्रेक करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x प्लस का 5, नीचे भी x प्लस का 5, यहां पे हो जाएगा माइनस का 2 डिवाइडेड बाय x प्लस का 5 इंटू dx का dx। x प्लस 5 से x प्लस 5 कट गया तो ये 1 बच गया। अब इंटीग्रेशन को फाइनली आप इन दोनों टर्म्स के ऊपर शिफ्ट करवा दीजिए, तो इंटीग्रेशन को अगर मैं इन दोनों टर्म्स के ऊपर शिफ्ट करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन एक दफा 1 पे अप्लाई हो जाएगी और इंटीग्रेशन एक दफा 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 इंटू dx पे अप्लाई हो जाएगी। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई? सिंपल तरीके से 1 की इंटीग्रेशन होती है दुनिया में x के बराबर, क्योंकि कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है? जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हो वेरिएबल आ जाएगा। माइनस का साइन है, इट इज 2 क्या है? 2 कांस्टेंट है, पहले लिख दो। इंटीग्रेशन सिंपल अप्लाई हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 इंटू dx के ऊपर। 2 कांस्टेंट था उसको पहले लिख दिया। इंटीग्रेशन अब इस टर्म पे कैसे अप्लाई करोगे? देखो नीचे वाली टर्म का क्या ऊपर डेरिवेटिव आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? x का डेरिवेटिव 1, 5 का डेरिवेटिव 0, तो आ रहा है, तो सिंपल ln शॉर्टकट फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ln का ln और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा नीचे वाली टर्म जिसका ऊपर डेरिवेटिव फॉर्म हो रहा था। तो इस क्वेश्चन का बेटा आंसर ये आना था। ये क्वेश्चन आज नस के पेपर्स के अंदर पूछा गया, इसमें क्या मुश्किल बात थी भाई? बेसिक कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। इंटीग्रेशन, कॉनिक्स, डेरिवेटिव, ट्रिगोनोमेट्री, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इन चैप्टर्स को लाजमी तौर पे कवर कर लो। अगर कल परसों तरसों जब भी आपका नस का टेस्ट आ रहा है, इन 4-5 टॉपिक्स को लाजमी करके जाओ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस भी आते हैं, एनालिटिकल ज्योमेट्री के भी आते हैं, नॉर्मल सी बात है, मगर इन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, हमेशा याद रखिएगा।
अच्छा बेटा, आज नर्स के एग्जाम के अंदर एक और क्वेश्चन जो पूछा गया, उसके अंदर बेसिकली हमारे पास दो इक्वेशंस आपको गिवन होंगी और एग्जामिनर आपसे पूछ रहे थे कि भाई इन इक्वेशंस के ऊपर आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या नो सॉल्यूशन मिलेगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, यानी कि मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो भाई इसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है, हमेशा याद रखिएगा अगर आपको दो इक्वेशंस गिवन है, आपने सबसे पहले क्या करना है, एक्स कोफिशिएंट और वाई कोफिशिएंट निकालना होता है दोनों इक्वेशंस का। अगर आप उनका एक्स और वाई कोफिशिएंट निकालते हो तो दोनों इक्वेशंस का जो एक्स कोफिशिएंट होगा, अगर तो वो बराबर नहीं आता दोनों इक्वेशंस के y कोफिशिएंट्स के डिवीजन के, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसी क्वेश्चन आपको, ऐसी इक्वेशंस आपको हमेशा यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, यानी कि एक सॉल्यूशन प्रोवाइड अप कर रही होंगी, सही है ना। और अगर कभी भी दुनिया के अंदर अगर मेरे पास दो इक्वेशंस गिवन है तो नो सॉल्यूशन आपको कब मिलेगा, यानी कि सॉल्यूशन कभी भी पॉसिबल ना हो, ऐसा खाली उस कंडीशन के अंदर होगा कि अगर आप दोनों इक्वेशंस को आपस में सिंप्लीफाई करो, यानी कि दोनों इक्वेशंस के एक्स कोफिशिएंट्स को आपस में डिवाइड करवाते हो और इसकी वैल्यू बराबर आती है दोनों इक्वेशंस के y कोफिशिएंट्स के डिवीजन के बराबर, और ये बराबर आता है दोनों इक्वेशंस के कांस्टेंट्स के डिवीजन के। तो भाई ऐसी कभी भी कंडीशन अगर फॉर्म हो रही है कि आपको दो इक्वेशंस गिवन है, एग्जामिनर कहता है यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनफिनिट सॉल्यूशंस होंगे, तो भैया हमेशा याद रखिएगा अगर आप x कोफिशिएंट का डिवीजन करते हो और ये बराबर आता है y कोफिशिएंट्स के डिवीजन के साथ और ये बराबर आता है कांस्टेंट के डिवीजन के साथ, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसी दोनों इक्वेशंस के दरमियान आपको कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। वाइल ऑन दी अदर हैंड अगर आपको मेनी सॉल्यूशंस चेक करने, यानी कि अगर आपको इनफिनाइट सॉल्यूशन कभी भी मिलते हैं, तो इनफिनाइट सॉल्यूशंस हमें कब मिलते हैं कि बेटा देखो अगर कभी भी दुनिया के अंदर दो इक्वेशंस आ रही हैं, आप उन दोनों इक्वेशंस के एक्स कोफिशिएंट्स का डिवीजन लेते हो और ये बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है हमारे पास वाई कोफिशिएंट्स के डिवीजन के, मगर ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता हमारे पास उनके कांस्टेंट्स के डिवीजन के, तो ये कंडीशन होती है इनफिनाइट की। अब देखो पेपर में क्वेश्चन दो तरीकों से आ सकता है, एक तो भैया आपको सिंपल तरीके से केसेस आपसे पूछे जा सकते हैं, दूसरे नंबर के ऊपर जैसे आज पेपर में आया कि एग्जामिनर ने आपको एक क्वेश्चन दे दिया ये और कहता है कि भाई इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, कैसे निकालोगे इसको। भाई चेक करने का तरीकेकार क्या है, इसको चेक करने का तरीकेकार बहुत सिंपल है। आपको देखो यहाँ पे एक्स कोफिशिएंट क्या गिवन है, यानी कि अंदर ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, एग्जामिनर ने जैसे आज पेपर में एक क्वेश्चन दिया हुआ था, एग्जामिनर कहते हैं कि बताइए इन दो इक्वेशंस के ऊपर आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा या मैनी इनफिनिट सॉल्यूशन यानी कि मिल जाएंगे। तो भाई चेक करने का तरीकेकार क्या है, आप सबसे पहली वाली इक्वेशन देखो, पहली इक्वेशन आ रही है 3x प्लस का y और माइनस का 17 इक्वल टू 0, तो यानी कि आपके पास a1 की वैल्यू बराबर है किसके, 3 के, b1 की वैल्यू देखो किसके बराबर है, y कोफिशिएंट क्या है 1 के बराबर है, और c यानी कि कांस्टेंट बराबर है किसके, -17 के। तो भैया हमारे पास सिमिलरली देखो जो सेकंड इक्वेशन आ रही है वो क्या आ रही है, ये आ रही है 4x माइनस का y प्लस का 18, जब यहां पर आएगा तो माइनस का 18 इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो बेटा देखो अगर मेरे पास सेकंड इक्वेशन ये आ रही है तो यहां से देखो आपको a2 क्या मिल जाएगा, a2 का मतलब x कोफिशिएंट, b2 का मतलब है सेकंड लाइन का y कोफिशिएंट, और c मेरे पास क्या है, c हमारे पास आ रहा है सिंपल कांस्टेंट के बराबर। c किसके बराबर है बेटा, c हमारे पास है, और बेटा देखो c हमारे पास किसके बराबर है, सेकंड लाइन का कांस्टेंट क्या आ रहा है, ये आ रहा है -18 के बराबर। तो भैया मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि अगर मैं सिंपल तरीके से a1 में a1 की वैल्यू डालता हूं तो a1 की वैल्यू क्या है 3 के बराबर, a2 की वैल्यू है 4 के बराबर, b1 की वैल्यू क्या है 1 के बराबर, b2 की वैल्यू है -1 के बराबर। क्या ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, इसका मतलब a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो यानी कि इस क्वेश्चन के ऊपर आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि आपके पास यूनिक किस्म का सॉल्यूशन आएगा, वन सॉल्यूशन आएगा, तो इसका आंसर होना था। या फिर पेपर में बहुत दफा क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि एग्जामिनर आपको यहाँ पे कोई आपको जो है ना यहाँ पे कोई अननोन दे देगा, एग्जामिनर बोलेगा के एक्स प्लस का 4y माइनस का 8 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन आ रही है आपके पास सिंपल तरीके से 2x प्लस का 3y और आगे आगे लेट सपोज माइनस का 4 इक्वल टू 0। एग्जामिनर कह देगा कि भाई इन दोनों इक्वेशंस के दरमियान में कुछ सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अब बताइए आपके पास k की वैल्यू क्या होगी। तो आप फिर इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, अगर उसने बताया हुआ कि कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, नो सॉल्यूशन है, तो आप डायरेक्टली इस इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे। आपके पास यहाँ पे x का कोफिशिएंट है k के बराबर, यानी कि a1 की वैल्यू k आ गई, a2 की वैल्यू 2 के बराबर है, b1 की वैल्यू 4 है, b2 की वैल्यू 3 है, c1 की वैल्यू -8 है और c2 की वैल्यू -4 है। तो आपस में सिंप्लीफाई करके चीजों को आप निकाल सकते हो यहाँ से k की वैल्यू को। या फिर एग्जामिनर बोल दे कि इन दो इक्वेशंस के दरमियान में इनफिनिट सॉल्यूशंस आ रहे हैं, तो फिर आप इस कंडीशन का इस्तेमाल करो, जो आपस में बराबर, उनको बराबर कंसीडर करते हुए आप k की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। इस तरीके से एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था आज के दिन के अंदर। तो आपको लाजमी तौर पर पता होना चाहिए जब कभी दो इक्वेशंस यूनिक सॉल्यूशन करती हैं तो उनके दरमियान कंडीशन क्या होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर दो इक्वेशंस के दरमियान में यूनिक सॉल्यूशन है तो हमारे पास कंडीशन
कंडीशन क्या होती है ये, अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो कंडीशन होती है ये, और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो कंडीशन होती है ये। इस चीज को हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो आज पेपर के अंदर पूछा गया, ये क्वेश्चन था कि साइन इंटू टेंजेंट इनवर्स 1/√3 किसके बराबर होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंटेड ब्लैक। तो बेटा देखो हमें पता है कि हमें टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू दी हुई है, तो टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू क्या है, 1/√3 के बराबर। तो भैया सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंटेड ब्लैक, दे पेंटेड ब्लैक। मेरी कोशिश क्या होगी, इस टेंजेंट इनवर्स को कन्वर्ट कर दिया जाए किसके अंदर, साइन इनवर्स में, ताकि साइन इनवर्स साइन को कैंसिल आउट कर दे। तो भैया देखो मुझे पी और बी गिवन है, साइन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, साइन इनवर्स निकालने के लिए सम पीपल हैव मुझे चाहिए होगा, यानी कि अभी एच नहीं है मेरे पास। तो भैया मेरे पास दे पेंटेड ब्लैक का पी और बी तो है मगर एच नहीं है, तो सिंपल तरीके से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो बेटा देखो एच का एच एज इट इज यहां पे आ जाएगा, पी की वैल्यू क्या है 1 के बराबर, तो 1 का स्क्वायर, बी बराबर है किसके, √3 के, इसका स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस का 3। तो हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी सिंपल, एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर। तो हमें चूंकि एच की वैल्यू चाहिए तो एच क्या होगा √4, यानी कि अंडर रूट आपके पास सिंपल तरीके से √4 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर। तो इस तरीके से आपको देखो हाइपोटेन्यूज मिल गया। तो अब की बारी में देखो हम लोग क्या करेंगे, साइन का साइन एज इट इज, इस टेंजेंट इनवर्स को हम चेंज करवा देंगे साइन इनवर्स के ऊपर। तो भैया देखो साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सम पीपल हैव, तो पीपल की वैल्यू 1 है, हैव की वैल्यू आई 2 के बराबर। तो इस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर क्या आना था इस क्वेश्चन का, 1/2 के बराबर। ये तमाम क्वेश्चंस मैंने अपने ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर्स में कवर करवाए हुए हैं, इसीलिए मैं बेटा आपसे कहता हूं अगर अपनी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं प्रॉपर टीम के साथ, तो भैया बिल्कुल लाजमी तौर पे बैच को ज्वाइन करिए। न्यू बैच मेरा भी नस का स्टार्ट हो रहा है, उसमें आपकी कंप्लीट तैयारी कवर करवाई जाएगी, चाहे आप नस की तैयारी कर रहे हैं, फास्ट की, यूईटी की, कॉमसेट्स की, प्यास की, जीआई की, आई की, लम्स की। 6,500 रुपए फीस होती है भाई, पूरे साल की फीस होती है, इसमें आपको मल्टीपल टाइम्स कोर्स कवर करवाया जा रहा होता है। अच्छा बेटा आज के हमारे नस के पेपर के अंदर एक और क्वेश्चन आया, ऑलवेज इंक्लूडेड ऑलवेज एक्सक्लूडेड वाले कॉन्सेप्ट से लिंक। एग्जामिनर कहता है कि भैया तुम्हारे पास जो है ना क्रिकेट 11 एक आपको सेलेक्ट करनी है, 14 प्लेयर्स आपके पूल ऑफ प्लेयर्स में गिवन है। ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है नस के अंदर, फास्ट के अंदर भी इनफैक्ट ये लास्ट उसमें आया हुआ था। तो भाई ये क्वेश्चन आज नस के पेपर में पूछा गया कि आपके पास 14 प्लेयर्स हैं पूल ऑफ प्लेयर्स के अंदर, उनमें से आपने 11 प्लेयर्स को सेलेक्ट करना है, मगर दो जो प्लेयर्स होंगे ना वो लीडर्स होंगे, यानी कि एक कैप्टन है एक वाइस कैप्टन है। तो जाहिर सी बात है कैप्टन और वाइस कैप्टन तो हमेशा सेलेक्ट किए जाएंगे। अब इसकी आप एग्जांपल समझो ऐसे कि भाई लेट सपोज आपके पास करंट टीम के कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन है, शादाब खान और बाबर आजम। हर सूरत के अंदर वो तो सेलेक्ट होंगे होंगे ना, उनके अलावा फिर बाकी प्लेयर सेलेक्ट होंगे। तो भाई ये ऑलवेज 2 प्लेयर्स इंक्लूडेड का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो कैसे सॉल्व करोगे। देखो टोटल आपके पास प्लेयर्स कितने थे, टोटल हमारे पास प्लेयर्स थे 14, जिनमें से आपको पहले सेलेक्ट कितने करने थे, सेलेक्ट करने थे 11। मगर दो प्लेयर्स तो हमेशा इंक्लूड होंगे ना, दो प्लेयर्स तो हमेशा इंक्लूड होंगे जो लीडर्स हैं, दे आर दी वाइस कैप्टन एंड कैप्टन ऑफ द टीम, तो वो तो हर सूरत में सेलेक्ट होंगे। तो अब आपके पास टोटल 14 नहीं रहे, क्योंकि दो तो आपके ऑलरेडी सिलेक्टेड है ना, तो यानी कि दो तो ऑलरेडी टीम के अंदर मौजूद है, तो 14 में से दो को माइनस कर दो, यानी कि अब टोटल बच गए 12। और आपको पहले 11 सेलेक्ट करने थे, मगर दो प्लेयर्स तो लीडर्स हैं, दो प्लेयर्स तो कैप्टन और वाइस कैप्टन है, वो तो टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, वो तो हर सूरत के अंदर इंक्लूड होंगे होंगे। तो आपने 11 सेलेक्ट नहीं करने, कितने करने हैं बेटा, 9 खाली सेलेक्ट करने हैं। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 12 कॉम्बिनेशन 9 के बराबर। इसको सिंप्लीफाई करवा दीजिए तो ऊपर आ गया 12 फैक्टोरियल, 12 में से 9 को निकालोगे 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल तक इसको एक्सपेंड करवाओगे। 3 फैक्टोरियल होता है 6 के बराबर, और 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल हो गया कैंसिल आउट। 6 1 6 होता है, 6 2 12 होता है, 11 2 क्या हो जाएगा 22, 22 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके नंबर ऑफ वेज किसके बराबर आ गए, 220 के बराबर। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यानी कि टोटल कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, 220 नंबर ऑफ वेज होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, क्या मुश्किल बात है। एक और क्वेश्चन आज हमारे पेपर में आया डिफरेंशियल इक्वेशंस का, इंटीग्रेशन का। इस तरह का क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में ही बताया। टेनस के अंदर आज एक और क्वेश्चन जो पूछा गया मैथ्स के अंदर, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था, बिल्कुल लास्ट क्लास जैसा क्वेश्चन था जो मैंने नर्स के आपको कल भी क्वेश्चन ये करवाया था। तो भाई देखो कैसे सॉल्व करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, एक जैसी टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर दो, y ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, dx जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय y इंटू डी वाई का dy इक्वल टू के बाद 1/x का 1/x इंटू dx का dx। अब फाइनली दोनों तरफ को आप इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दो। तो इंटीग्रेशन 1/y पे कैसे अप्लाई करोगे, देखो नीचे वाली टर्म का ऊपर क्या आ रहा है, डेरिवेटिव आ रहा है ना बेटा, तो सिंपल इंटीग्रेशन का ln शॉर्टकट फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा ln y का ln y इक्वल टू के बाद देखो बेटा नीचे वाली टर्म का अगेन ऊपर डेरिवेटिव आ रहा है, तो ये बन जाएगा सिंपल ln x का ln x प्लस के c के साथ आपका आंसर आ गया। तो ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर था, क्या मुश्किल बात थी। अगर आप चाहो तो अब आप ये जो टर्म प्लस के अंदर है वहां पे माइनस करवा दो, बट अगेन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा इसका आंसर आ गया।
अच्छा बेटा, आज हमारे पास नस्ट के अंदर फोसाई के बेतहाशा क्वेश्चन पूछे हुए थे, फोसाई निकालने के लिए, वर्टिसेस निकालने के लिए एंड सो ऑन। तो भाई कैसे सॉल्व करोगे इस तरह के क्वेश्चंस को? इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग यार। अगर आप पहले वाले क्वेश्चन को देखो जो आज नस्ट के पेपर के अंदर पूछा गया, एग्जामिनर कह रहा है फोसाई बताइए किसकी, इस कॉनिक की। अब ये कॉनिक साफ तौर पर दिख रहा है कि बेटा एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है, प्लस के अंदर है, वाई स्क्वायर नेगेटिव में, इसका मतलब हाइपरबोला आ रहा है। तो 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाई 10 5 के बराबर, माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू के बाद 1 का 1। अब देखो हमें ये बात मालूम है, अगर कभी भी आपके पास हाइपरबोला आ रहा हो, इसमें जो वैल्यू पॉजिटिव होती है ना, उसका क्या होता है, ट्रांसफर एक्सेस होता है। तो इसका मतलब ए स्क्वायर ये आ गया, बी स्क्वायर ये आ गया। तो बेटा देखो सिंपल तरीके से हमारे पास यानी कि ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, प्लस माइनस के अंडर रूट 5 के, और बी की वैल्यू किसके बराबर होगी, बी स्क्वायर 10 के बराबर है, तो बी की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस के अंडर रूट 10 के बराबर। अब आपको फोसाई निकालना है। अब आप खुद देखो, सिंपल सी हाइपरबोला की इक्वेशन आ रही है, इसका मतलब क्या, सेंटर ओरिजिन के ऊपर है, ट्रांसफर एक्सेस कहां पर है, पॉजिटिव के अंदर एक्स की वैल्यू है, तो ट्रांसफर एक्सेस अलोंग दी एक्स है। तो भैया सिंपल तरीके से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा प्लस माइनस का सी कॉमा जीरो। मगर जाहिर सी बात है पहले तो आपको सी निकालना पड़ेगा। अब सी निकालने के लिए सेम हाइपरबोला के हम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। भाई हाइपरबोला में रिलेशन क्या होता है, हाइपरबोला के अंदर रिलेशन होता है कि हाइपरबोला इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। इलिप्स के अंदर होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर क्या है 5 के बराबर, बी का स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर क्या है 10 के बराबर। तो यानी कि मेरे पास सी स्क्वायर क्या होगा 15 के बराबर, तो सी की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस का अंडर रूट 15 के बराबर। तो फोसाई का पॉइंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस का रूट 15 कॉमा जीरो। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इलिप्स का आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कह रहे हैं अगेन आपको वर्टिसेस निकालने हैं, फोसाई निकालने हैं, कैसे सॉल्व करोगे। देखो 144 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड हो जाएगा, 9 और 16 का मल्टीपल होता है 144। तो जाहिर सी बात है सिंपल कोफिशिएंट्स की वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएंगी नीचे, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 16, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू के बाद 1। तो बेटा देखो हमारे पास ये किसका क्वेश्चन आ रहा है, इलिप्स का। मुझे कैसे पता चला, दोनों टर्म्स देखो पॉजिटिव के अंदर है, अगर कॉनिक्स के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों पॉजिटिव में होते हैं, इसका मतलब इलिप्स का कॉनिक आ रहा है। अब देखो सिंपल तरीके से किस वेरिएबल के नीचे बड़ी वैल्यू है, एक्स के नीचे बड़ी वैल्यू है, तो इसका मतलब जिसके नीचे बड़ी वैल्यू होगी वो ए स्क्वायर होगा, जिसके नीचे छोटी वैल्यू होगी वो बी स्क्वायर होगा। यानी कि ए स्क्वायर 16 के बराबर है, बी स्क्वायर 9 के बराबर है। एग्जामिनर कहता है वर्टिसेस की वैल्यू बताओ। देखो बेटा इलिप्स के अंदर हमारे वर्टिसेस का पॉइंट क्या होता है, इलिप्स के अंदर वर्टिसेस निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, यहाँ पे हमारा मेजर एक्सेस कहां पर है, देखो एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ी वैल्यू है, तो इसका मतलब मेजर एक्सेस अलोंग दी एक्स आ रहा है। तो मेरा आंसर क्या होगा, सिंपल प्लस माइनस के ए कॉमा जीरो के बराबर। तो ये बन जाएगा सिंपल तरीके से प्लस माइनस का 4 कॉमा जीरो। अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सेस बताओ, तो एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सेस क्या होते हैं, अगर मेजर एक्सेस एक्स के अलोंग है तो माइनर एक्सेस वाई के अलोंग होगा, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो उस सूरत में वो बन जाता 0 कॉमा प्लस माइनस 3 के बराबर। अगर एग्जामिनर कहता नहीं भाई फोसाई का पॉइंट बताओ, तो फोसाई का पॉइंट क्या होगा, फोसाई का फॉर्मूला होगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो 16 में से 9 को निकालोगे 7 बचेगा, तो यानी कि सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7 के बराबर, सी की वैल्यू आ गई अंडर रूट प्लस माइनस 7 के बराबर। चूंकि मेजर एक्सेस आपका एक्स के अलोंग है, तो आपका फोसाई का पॉइंट क्या होगा, ये होगा प्लस माइनस का अंडर रूट 7 कॉमा जीरो। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए थे आज की क्लास के अंदर, आज के नस्ट के एग्जाम के अंदर, तो हमें लाजमी तौर पर इनको कवर अप करना था। अच्छा एक और क्वेश्चन जो आज नस्ट के एग्जाम के अंदर आया, ये आपके पास अगेन एक इलिप्स के टॉपिक का क्वेश्चन आ रहा है। एग्जामिनर कहता है 4 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 7 इंटू वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू के बाद 21। ये मेजॉरिटी बच्चों ने बताया, शिफ्ट 1 में भी आया, शिफ्ट 2 में भी आया, शिफ्ट 3 के अंदर भी आया, क्योंकि काफी सारे बच्चे बैच के जाके जब टेस्ट देते हैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, देखो बेटा 28 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। बाय द वे 4 और 7 का मल्टीपल होता है ना, 4 7 दैट इज 28। तो सिंपल तरीके से क्या बन गया, ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे डिवीजन में आ जाएगा मेरे पास 7, क्योंकि 4 डिवाइडेड बाय 28 किसके बराबर होगा, नीचे 7 आ गया। यहां पर आ जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर, नीचे डिवीजन में आ जाएगा 4 इक्वल टू के बाद 1 का 1। अब आप देखो इसको जब कंपैरिजन करवाओगे, किससे कंपैरिजन करवाओगे, देखो एक्स और वाई में से किसके नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है, 7 बड़ी वैल्यू आ रही है। तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है ये एक ऐसा इलिप्स आ रहा है जहां पे मेरा जो सेंटर है वो ओरिजिन के ऊपर नहीं है। तो मैं कंपेयर किससे करवाऊंगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस का वाई माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू के बाद 1। एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों के पास फोसाई के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, कुछ बच्चों के पास आया था कि भैया निकाल के बताओ तुम्हारे पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस क्या होगी, या फिर हमसे पूछा गया था डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा। तो बहुत सिंपल चीज है यार, क्या मुश्किल है इसके अंदर। देखो ए स्क्वायर के सामने ए स्क्वायर की वैल्यू है किसके बराबर, 7 के बराबर, बी स्क्वायर के सामने 4 आ रहा है आपके पास, नेगेटिव एच के सामने नेगेटिव का 1 है तो एच की वैल्यू क्या है, प्लस के 1 के बराबर, नेगेटिव के सामने नेगेटिव 3 है तो के की वैल्यू क्या है, 3 के बराबर। अब अगर एग्जामिनर मुझसे कहता है कि फॉर एग्जाम्पल फोसाई बताओ, तो फोसाई का पॉइंट क्या होगा, चूंकि देखो एक्स
से नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है ना, तो मेजर एक्सिस अलोंग दी एक्स का आ रहा है, तो फोसाई का पॉइंट क्या होगा, सिंपल एच प्लस माइनस का सी कॉमा के बराबर। अब सी कैसे निकालोगे, सी निकालने का फॉर्मूला सेम होता है भाई, इलिप्स के अंदर क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो 7 में से 4 को माइनस करवाओगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 के बराबर, तो सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3 के बराबर, तो सी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस का अंडर रूट 3। अब आप देखो भैया एच की वैल्यू क्या है, एच बराबर है 1 के प्लस माइनस का सी बराबर है अंडर रूट 3 के बराबर है किसके, 3 के। तो ये मेरा फोसाई का पॉइंट आ गया। लेट सपोज एग्जामिनर मुझसे कहता है कि नहीं भाई मजा नहीं आया, क्या निकाल के बताना, आपसे कहता है कि भैया माइनर एक्सेस के एंड पॉइंट निकाल के बताओ, तो माइनर एक्सेस के एंड पॉइंट्स क्या होंगे, ये भी पेपर के अंदर पूछा गया था। तो देखो अगर मेजर एक्सेस अलोंग दी एक्स है तो माइनर एक्सेस कहां होगा, वाई के ऊपर होगा, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एच कॉमा के प्लस माइनस का बी। तो बेटा एच की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के किसके बराबर है, के बराबर है 3 के प्लस माइनस का बी। देखो बी स्क्वायर 4 के बराबर है, बी किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। तो मेरा एक पॉइंट आ जाएगा 1,3 प्लस का 2 5, और एक आ जाएगा 1,3 माइनस का 2 1। तो मेरा आंसर आ गया सिंपल 1,5 एंड 1,1 के बराबर। अब आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछा उसको निकाल सकते हो सिंपल तरीके से। ये क्वेश्चन आज नस के पेपर में पूछा हुआ था। अच्छा एक और क्वेश्चन पैराबोला के ऊपर आज पूछा गया। एग्जामिनर कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास ये एक्सप्रेशन आ रही है, तो बताइए पैराबोला का फोसाई क्या होगा, फोकस का पॉइंट क्या होगा। अब अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर, सर ये तो इतना मुश्किल आ रहा है। सेम के अंदर एक और क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पैराबोला का था, कि एग्जामिनर ने आपसे सिंपल बोला कि भाई पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, बताइए फोकस क्या होगा। सर आपको कैसे पता चला पैराबोला है, भाई देखो एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर में से अगर एक वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है ना, इसका मतलब क्या होता है कि इक्वेशन पैराबोला की आ रही है। अब देखो मेरे तमाम बच्चे मुस्कुरा रहे होंगे, बाकी बच्चे परेशान होंगे, सर ये तो स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन ही नहीं है, यानी कि सर इसको तो पहले कंप्लीटिंग का स्क्वायर करना पड़ेगा, ब्ला 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 ब्ला। भाई मैंने आप तमाम बच्चों को एक शॉर्टकट सिखाया था कि भाई कभी भी पैराबोला की इक्वेशन आ रही है तो सबसे पहला काम क्या करो, सबसे पहले नंबर के ऊपर आप 4a को कंपेयर करवाओगे किसके साथ, भैया जो भी लीनियर फॉर्म के अंदर वेरिएबल है। अब देखो वाई स्क्वायर या वाई जो है ना, ये लीनियर फॉर्म में नहीं, क्योंकि वाई की स्क्वायर बेस्ड टर्म भी आ रही है। तो जो जिसका एक्सेस होगा ना उसको 4a से कंपेयर करवाना है, मगर साइन अपोज करके। तो बेटा देखो अगर मैं सिंपल तरीके से साइन अपोज करके इसको 4a से कंपेयर करवाऊं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव का 8। तो मेरे पास यहाँ पे सिंपल a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 4 2 इज 8। तो यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास नेगेटिव ऑफ 2 के बराबर। देखो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, नेगेटिव 2 के। अब देखो अगर आपको h या k निकालना है ना, तो किस तरीके से निकालते हैं कि भाई जो भी आपके पास स्क्वायर बेस के अंदर टर्म होती है ना, तो उसके वेरिएबल को और उसकी लीनियर वेरिएबल को आप कंपेयर करवाते हो किसके साथ, जीरो के साथ। तो देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर जो है ना, वाई जो है स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है, तो ये क्या है, वाई स्क्वायर माइनस का 6y। जो भी y की टर्म्स आ रही है ना उसको मैं कंपेयर करवाऊंगा जीरो के ऊपर, और सिंपल तरीके से इसका डेरिवेटिव ले लूंगा। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y के बराबर, 6y का डेरिवेटिव होगा 6 के बराबर। माइनस के 6 को आप वहां भेजोगे, दूसरी तरफ जाके प्लस का 6 बन जाएगा। 2 1 2 होता है, 2 3 6 होता है, तो आपके पास y की वैल्यू आ गई 3 के बराबर। y का मतलब होता है k की वैल्यू 3 के बराबर आ गई। इस y की वैल्यू को उठा के इक्वेशन में डाल दो जहां जहां y आ रहा है, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि h होगा। ये सिंपल सी शॉर्टकट होता है बेटा। तो क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस का 6 इंटू 3 प्लस का 8x माइनस का 23। तो क्या बन गया, ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से 9 माइनस का 6 3 इज 18 प्लस का 8x माइनस का 23। तो बेटा 9 में से 18 को निकालोगे, नेगेटिव का 9 बचेगा, और हमारे पास फिर आगे आ रहा है प्लस का 8x माइनस का 23। तो माइनस के 23 के अंदर अगर मैं माइनस के 10 का इजाफा करता तो माइनस का 33 बन जाता, मगर माइनस का 9 कर रहा हूं तो एक कम बन रहा होगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास 8x माइनस का 32 इक्वल टू 0। माइनस का 32 को वहां भेजोगे तो आपके पास सिंपल 8x की वैल्यू आ गई प्लस का 32, 8 1 8 होता है, 8 4 इज 32। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 के बराबर। x का मतलब क्या है कि आपके पास h की वैल्यू आ गई। तो भैया देखो h भी मिल गया हमें, k भी मिल गया, a भी मिल गया। आपको निकालना क्या था, फोकस। तो भाई इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर गौर से देख के बताओ कि पैराबोला का एक्सेस कहां पे लाई कर रहा है। बेटा लीनियर फॉर्म के अंदर आपके पास x आ रहा है, देखो y लीनियर फॉर्म में नहीं, क्योंकि y के अंदर स्क्वायर की टर्म भी आ रही है। तो मेरे पास एक ऐसा पैराबोला आ रहा है जो x एक्सिस का है, और इसका a की वैल्यू साफ तौर पे डिफाइन कर रही है कि लेफ्ट साइड का पैराबोला है। बट खैर उसमें जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल फोकस का पॉइंट क्या बन जाएगा, फोकस का पॉइंट हो जाएगा h प्लस का a कॉमा k के बराबर। तो h की वैल्यू क्या है, 4 के बराबर, प्लस का साइन a की वैल्यू है नेगेटिव 2 के बराबर, कॉमा k बराबर है किसके, 3 के। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 में से 2 को निकालोगे, ये आ जाएगा 2 के बराबर, और 3 का 3 एट इट इज। तो हमारे पास सिंपल फोकस का पॉइंट आ जाएगा किसके बराबर, 2,3 के बराबर। दैट इज द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्या मुश्किल बात है। तो भाई ये तमाम शॉर्टकट्स मैं अपनी क्लासेस के अंदर बता रहा हूं।
रहा होता हूँ। तो आप लाजमी तौर के ऊपर लाइव क्लासेस को अगर आप ले रहे हो मेरे से, तो उसमें सारी सारी चीजें हम डिस्कस करते हुए जा। अच्छा बेटा, आज की हमारी क्लास के अंदर एक और क्वेश्चन जो नस के अंदर भी पूछा गया था आज के दिन में, वो था n परमुटेशन 3 बराबर है 720 के, तो बताइए n की वैल्यू क्या होगी। इसको सिंप्लीफाई करना और भी आसान है। कैसे कि परमुटेशन का देखो फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर आ गया n फैक्टोरियल, नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, सिंपल n माइनस का 3 फैक्टोरियल, इक्वल टू के बाद क्या है 720 का 720। अब आपने सिंपल वेरिएबल बेस फैक्टोरियल को एक्सपेंड करवाना है। कैसे कि n फैक्टोरियल बड़ी वाली वैल्यू को एक्सपेंड करवाओगे, सबसे पहले बन जाएगा n इंटू एन माइनस का 1, फिर बन जाएगा n माइनस का 2, फिर बन जाएगा n माइनस का 3। यहां पे ले जाके फैक्टोरियल को रोक देंगे ताकि नीचे वाली जो फैक्टोरियल की टर्म है वो इससे कैंसिल आउट हो जाए, इक्वल टू के बाद 720 का 720। अब इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करवाऊं तो ये क्या बन गया, ये देखो हमारे पास बन गया n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। अब इसको आप अगर मैं तरीके से लिखूं तो बेसिकली क्या बन रहा है, ये बन रहा है n इंटू एन माइनस का 1 इंटू एन माइनस का 2 और इक्वल टू के इस तरफ आ रहा है 720। अब आप इसको दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। एक आसान तरीका पता है क्या, हिट एंड ट्राई मेथड। क्या आप अपने ऑप्शंस को देखो, जो भी n की वैल्यूज गिवन है ना, उनको बारी बारी n की जगह पे प्लॉट करो। जब आप टर्म्स को मल्टीप्लाई करो तो आपको अगर 720 अचीव हो जाता है तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नहीं तो फिर आप इसको प्रॉपर्ली बैठ के सॉल्व करो कि भाई पहले n को n माइनस वन से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस का n, फिर इसको n माइनस के 2 से फर्दर मल्टीप्लाई करवाओ, n स्क्वायर n से मल्टीप्लाई होगा n क्यूब बन गया, n स्क्वायर माइनस के 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 n स्क्वायर बन गया, नेगेटिव का n n से मल्टीप्लाई होगा या नेगेटिव का n स्क्वायर बन गया, नेगेटिव का n नेगेटिव के 2 से मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 2n बन गया। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये आ जाएगा n क्यूब माइनस का नेगेटिव का 2 नेगेटिव का 1, तो ये बन गया माइनस का 3n स्क्वायर प्लस का 2n इक्वल टू के बाद 720। आसान तरीके पे चले जो ज्यादा बेहतर है। आपको ऑप्शंस के अंदर n की वैल्यूज गिवन होगी, उनको बारी बारी यहां पे डालो और चेक करो किस वैल्यू को डालने पे इक्वल टू के इस तरह 720 फॉर्म हो रहा है। जिस पे फॉर्म हो रहा होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आज पेपर के अंदर आया हुआ था। अच्छा, एक और क्वेश्चन आज नर्स के एग्जाम के अंदर पूछा गया था, वो इस तरह का था। बच्चे ने तो ऑब्वियसली थोड़ा सा गलत क्वेश्चन बताया होगा, मगर इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अगर तो आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ, ये क्वेश्चन था 1/8 कॉमा 1 कॉमा नेगेटिव का 1/3 कॉमा 1/2 कॉमा नेगेटिव का 1/7। एग्जामिनर कह रहा था 10वीं टर्म की वैल्यू बताओ। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे टैकल आउट किया जाता है और उसकी लॉजिक क्या होती है। भाई इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में अक्सर पेशतर पूछ दिए जाते हैं ताकि बच्चे को कंफ्यूज किया जाए। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग कि भाई अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, एग्जामिनर कह रहा है 10वीं टर्म बताओ, यानी कि टी या A10 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, कैसे करोगे। देखो हो सकता है सीक्वेंस बच्चे ने गलत बताया हो, मगर काफी हद तक सीक्वेंस को देख के अंदाजा हो रहा है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो सकता है। अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा तो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मुलाज का इस्तेमाल करते हो। सीक्वेंस को आप उल्टा करके चेक कर लो, 8,1 ये बन गया -3, ये बन गया 2, ये बन गया हमारे पास नेगेटिव का 7। तो माइट भी पॉसिबल ये करेक्ट हो, मुझे नहीं लगता है करेक्ट होगा, मगर फिर भी हम चेक कर सकते हैं कि भाई लेट सपोज अगर 8 में से 1 निकालता हूं तो 7 बच रहा है, -1। अब मैं अगर 1 में से 3 को माइनस करता हूं, सेम प्रोग्रेशन तो नहीं आ रहा। तो अगेन देखो डिपेंड करता है ऑप्शंस क्या गिवन। तो चूंकि मेरे पास ऑप्शंस नहीं है तो आई कैन नॉट जस्टिफाई, मुझे नहीं मालूम कि सीक्वेंस सही है गलत है, तो आई कैन जस्ट गिव यू एन बेसिक आइडिया कि देखो इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी पेपर में आते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के, तो हमेशा याद रखिएगा नॉर्मली 3 तरह के सीक्वेंस होते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कि भाई आपके पास हमेशा आपका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सिमिलर होगा। हार्मोनिक प्रोग्रेशन एपी का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो सिमिलर होता है। अगर इनकी अलावा कोई प्रोग्रेशन आपके पास आ रहा है तो उसके अंदर फिर हम ऑप्शंस को देखते हैं, ऑप्शंस कैसे आ रहे हैं। ऑप्शंस के अंदर जनरल टर्म्स गिवन होती है, तो आप जनरल टर्म्स के अंदर बारी बारी वैल्यू को डालते हो। बहुत दफा पेपर के अंदर होता क्या है, ऑप्शंस के अंदर आपको जनरल टर्म्स गिवन होंगी कि लेट सपोज आपके पास ये इसका करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर है, 4n माइनस का 3n। तो या लेट सपोज एक और ऑप्शन गिवन है आपको 5n माइनस का 2n स्क्वायर और नीचे आ रहा है n। तो ऐसे क्वेश्चंस को फिर सॉल्व कैसे करते हैं कि आप पहले n की वैल्यू 1 को डालो, क्योंकि n की वैल्यू 1 डालोगे ना तो आपको सीक्वेंस की पहली वैल्यू मिलनी चाहिए। फिर n की वैल्यू 2 डाल के चेक करो कि सीक्वेंस की दूसरी वैल्यू मिल रही है। तो भाई जिस ऑप्शन के ऊपर भी आपको प्रॉपर सीक्वेंस फॉर्म होता जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू 1 का मतलब क्या है, सीक्वेंस की पहली वैल्यू। n की वैल्यू 2 डाल के चेक करो सीक्वेंस की दूसरी वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही। n की वैल्यू 3 डाल के चेक करो सीक्वेंस की तीसरी वैल्यू मिलनी चाहिए। तो जिस जनरल टर्म के ऊपर ही मिल रही है आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्योंकि वैल्यू दी हुई है, सम टू इन्फिनिटी दिया हुआ है और आपसे a पूछ रहा है। तो भाई हमें पता है कि सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस का r। तो भाई r बराबर है 0.9 के। इसका मतलब क्या है, डेसिमल को जब आप रिमूव करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास सिंपल तरीके से क्या चीज, ये हमारे पास बन जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 10 के बराबर। डेसिमल एक प्लस आगे भेजो कि 1 के बाद एक 0 आ जाएगा। अब आप बैठ के इसको सिंप्लीफाई करवा लो। भाई सम टू इन्फिनिटी की जगह पे आ जाएगा 50 इक्वल टू के बाद a का a एज इट इज 1 माइनस का r। r किसके बराबर है, 9 डिवाइडेड बाय 10 के बराबर है। सिंप्लीफाई करवाओ, 1 माइनस का 9/10 क्या हो जाएगा। भाई एलसीएम लोगे, नीचे 10 का 10 आ गया, 10 में से 9 को निकालोगे, जाहिर सी बात है एक बचेगा, तो 1/10 आ गया। तो ये बन गया 50 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 1/10। ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a इज इक्वल टू 50 का
50 इंटू 1/10, तो 0 से 0 कट गया, तो यानी कि आपके पास a की वैल्यू किसके बराबर है, 5 के बराबर है, यानी कि फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, 5 के बराबर है। एक और क्वेश्चन आज पेपर में आया हुआ था बाइनोमियल टर्म का। अब अगेन ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि भाई अगर सिंपल बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने को एग्जामिनर कह रहा है, तो उसके अंदर एग्जामिनर ने क्या लॉजिक दी हुई है कि एग्जामिनर कह रहा है एक्स प्लस का वाई होल पावर में 2y प्लस का 1, तो कोई ना कोई ऑप्शंस गिवन होंगे, तो ऑप्शंस को डाल के भी चेक कर सकते हो, पास्कल ट्रायंगल्स को भी अप्लाई कर सकते हो, और बाइनोमियल थ्योरम को सिंपल वे में अप्लाई कर सकते हो। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास होता है सिंपल n कॉम्बिनेशन 0, a की पावर के अंदर n माइनस का 0 इंटू b की पावर में 0, फिर नेक्स्ट टर्म होगी n कॉम्बिनेशन 1, a की पावर में n माइनस का 1 इंटू b की पावर में 1, फिर नेक्स्ट टर्म आपके पास आएगी n कॉम्बिनेशन 2, a की पावर के अंदर n माइनस का 2 इंटू b की पावर में 2, और इस तरीके से फनकारी चलती जाएगी। तो इन चीजों का आपने बड़ा ख्याल रखना है, इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल पेपर में आते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, चलो फिजिक्स को हम लास्ट में डिस्कस करते हैं, फिजिक्स में क्या आया था। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो आज पेपर में आया था ना, ये था पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का मतलब क्या होता है? देखो, आपको बेसिकली तीन वैल्यूज दे दी जाएंगी। लेट सपोज एक वैल्यू है 15, 13 और 12। आपको ये तीन वैल्यूज दे दी गई। एग्जामिनर कहता है ऑप्शंस आपको गिवन होंगे, ऑप्शन नंबर ए ये गिवन है, ऑप्शन नंबर बी आपके पास आ रहा है लेट सपोज 2, 4 और 5 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में इस तरह के तीन नंबर्स आ रहे हैं। एग्जामिनर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। अब देखो, ये इसका मतलब क्या होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट का होना, यानी कि देखो बेटा, हमारे पास पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? ऐसी तीन वैल्यू जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हो, जो कि इसको प्रूव करती हूं कि एच स्क्वायर बराबर है किसके, पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर के। तो भैया जो भी बड़ी वाली साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज की होती है, उसको वहां पे डालो। पी को अपने जो दूसरी दो साइड्स आ रही हैं जो कि वो ऐड हो रही हैं, तो भाई पी को, पी में 13 डाल दो, बी में क्या डाल दो, 12 डाल दो। हमें पता है 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है। किसका? 13 का स्क्वायर होता है 169, और 12 का स्क्वायर होता है सिंपल 144 के बराबर। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐड करवाता हूं तो क्या बन जाएगा, 9 और 4। 9 में अगर कभी भी आप 4 का इजाफा करोगे तो ये तो भैया क्या बनेगा, ये तो बनेगा हमारे पास सिंपल तरीके से 9 और 4, ये बनेगा 13 के बराबर, 3 का 3, एक कैरी, 6 और 4 10 और 1, ये बन गया 11 का 1 और 1, 2 और 1 3, ये तो 313 बन रहा है। यानी कि ये तो 15 का स्क्वायर को प्रूव नहीं कर रहा। इसका मतलब दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। यानी कि भाई आपने करना क्या है, देखो बात को समझो। आपको बेसिकली तीन आपको वैल्यूज गिवन है, एग्जामिनर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपने सिंपल पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना है। जो भी बड़ी वाली वैल्यू होगी वो एच के स्क्वायर में डालो, और बाकी वैल्यूज को पी और बी में डाल दो। तो आप चेक करोगे कि भाई किस कंडीशन के ऊपर एच स्क्वायर बराबर आ रहा है किसके, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो ये ऐसे तीन नंबर्स जिनके ऊपर ये हमारा थ्योरम प्रूव होता है, उन्हें कहा जाता है पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो इसका क्वेश्चन आज पेपर में आया हुआ था, पूछा हुआ था। उसमें एग्जामिनर कह रहा था बताइए एंगल क्या है क्वाड्रिलेटरल का। देखो, क्वाड्रिलेटरल दुनिया के अंदर एक ऐसी फिगर होती है कि जहां पे हमारे पास क्या होती है, चार उसके वर्टिसेस होते हैं, उसके अंदर चार एंगल्स होते हैं। हमेशा याद रखिएगा सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज इक्वल टू 360। तो सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, 360 के बराबर होगा। अगर आपको तीन एंगल्स गिवन है, चौथा एंगल पूछा हुआ है, तो वो भी बहुत सिंपल है कि भाई सिंपल तरीके तीनों एंगल्स का सम निकालो, 360 से माइनस करवा दो। एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल हमेशा याद रखिएगा सम करते हैं 360 के। जिस तरह ट्रायंगल के अंदर होता है ना कि ट्रायंगल के अंदर तमाम एंगल्स का सम बराबर होता है 180 डिग्री के, क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है 360 के बराबर होता है। आज के पेपर के अंदर पूछा हुआ था कि भैया जो साइन थीटा होता है सिमेट्रिक कहां पर होता है। हमेशा याद रखिएगा साइन थीटा सिमेट्रिक होता है बेटा ओरिजिन के ऊपर। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, साइन थीटा सिमेट्रिक कहां पर होता है, ओरिजिन के ऊपर। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि भाई आप अपनी ओरिजिनल फंक्शन के अंदर जो है ना वैल्यूज को डाल के चेक करते हो वैल्यूज लाए कहां पे कर रही है। तो भाई साइन थीटा सिमेट्रिक कहां पर होता है, ओरिजिन के अराउंड। बेटा एक और क्वेश्चन जो आज पेपर में आया हुआ था वो था कि एबेलियन ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है। हमेशा याद रखिएगा दुनिया में कभी भी अगर कोई भी ग्रुपॉइड अगर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लोज है ना, उसको एबेलियन ग्रुप कहा जाता है। अगर कोई भी ग्रुपॉइड आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लोज है, उसको सेमी ग्रुप कहते हैं। दैट्स अ वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ एबेलियन ग्रुप एंड सेमी ग्रुप। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आज के नस्ट के एग्जाम में आया, ये था 1 प्लस आयोटा की पावर 10 किसके बराबर होगा। अब काफी सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे, 1 प्लस आयोटा की पावर 10 क्या होगा सर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। भाई इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आपको थोड़ा सा अपने माइंड को बस प्रेजेंस रखना है। कैसे कि देखो, सबसे पहले तो आप देखो, आपको यहाँ पे रियल पार्ट गिवन है 1, इमेजिनरी पार्ट भी क्या गिवन है 1 आयोटा, यानी कि सिंपल आयोटा गिवन है ना। तो अगर तो मैं इसको सॉल्व करूं तो आसान तरीका क्या है, पोलर फॉर्म पे कन्वर्ट करवा के सॉल्व करना। अब मुझे पता है पोलर फॉर्म के ऊपर होगा कि हम डिमोवर्स थ्योरम को अप्लाई कर सकेंगे, तो उसको सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। निस्बतन कि मैं इसकी पावर को ब्रेक करवा के सॉल्व करूं काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, या फिर अगर आप बाइनोमियल थ्योरम भी अप्लाई करते हो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। तो सॉल्व करने का आसान तरीका क्या, पोलर फॉर्म पे कन्वर्ट करवा दो। पोलर फॉर्म पे देखो, मुझे पता है मेरे पास आर होता है। आर क्या होता है, आर होता है रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा के साथ कुछ भी लिखा हुआ तो 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर जो कि 2 के बराबर होगा। तो आर की वैल्यू आ गई √2 के बराबर। देन देखो बेटा, थीटा क्या होता है, थीटा होता है हमारे पास टेंजन इनवर्स का टेंजन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। अब देखो इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास 1 के बराबर, रियल पार्ट भी क्या है 1
के बराबर। तो टेंजेंट इनवर्स 1 क्या होता है 45 डिग्री यानी कि पाई बाय 4। तो मैंने इस बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं क्या करवा रहा हूं, कन्वर्ट करवा रहा हूं किसके अंदर, डे मोइरे's थ्योरम को अप्लाई करने के लिए। मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को चेंज करवा रहा हूं किसके अंदर, कि भैया पोलर फॉर्म के ऊपर, ताकि फिर मैं इसके ऊपर डे मोइरे's थ्योरम अप्लाई करके इजीली सॉल्व कर लूं। अब मुझे पता है डे मोइरे's थ्योरम क्या होता है, ये होता है z इज इक्वल टू आर की पावर n, आगे आता है सी आई एस थीटा और पावर में होता है n का n। तो बेटा देखो यहां पे मेरी पावर क्या है 10 के बराबर, तो r किसके बराबर आया, r आया अंडर रूट 2 के बराबर, पावर में आ जाएगा सिंपल 10 का 10। सिमिलरली देखो बेटा हमारे पास आगे क्या है, आगे हमारे पास आ रहा है सी आई एस थीटा। सी आई एस का मतलब क्या होता है कि भैया कॉस का कॉस और आपका थीटा किसके बराबर है, सी आई एस का मतलब होता है कॉस प्लस का आयोटा साइन थीटा, सही है ना। तो कॉस थीटा किसके बराबर है, ये बन जाएगा कॉस पाई बाय 4 प्लस का आयोटा साइन का साइन, और थीटा की जगह पे आ जाएगा पाई बाय 4 और पावर में 10 का 10। अब देखो रूट 10 इसके रूट 2 की पावर में क्या, पावर में क्या आ रहा है, रूट 2 की पावर में आ रहा है 10। तो अगर मैं यहाँ पे पावर्स को ब्रेक करवाऊं तो मुझे पता है कि भैया 2 5 जार क्या होता है, 2 5 जार 10 होता है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और 2 की पावर 5 किसके बराबर आ जाएगा, 32 के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली देखो जो पावर में 10 आ रहा है, अकॉर्डिंग टू डे मोइरे's थ्योरम जो भी आपकी पावर बाहर होती है वो अंदर जाके एंगल्स का मल्टीपल बनती है। तो बेटा यानी कि पाई बाय 4 क्या हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई, तो हमें पता है 2 2 जार 4 होता है, 2 5 जार 10 होता है, तो बेसिकली ये क्या बन गया, ये बन गया 5 पाई बाय 2। और 5 पाई बाय 2 कैसा नंबर है, 360 डिग्री से बड़ा नंबर है ना, क्योंकि देखो हमारे पास दुनिया के अंदर जो आपका एंगल होता है, दुनिया के अंदर कोई भी जो एंगल होता है, इसको मैंने शायद पहले भी क्लासेस में एक्सप्लेन करा हुआ है कि दुनिया में कभी भी जो एंगल होता है वो आपका स्टार्ट होता है 0 डिग्री से, सही है, फिर वो पहुंचता है कहां पे, पाई के ऊपर यानी कि 180 के ऊपर, और वो एंड हो जाता है 2 पाई के ऊपर। 2 पाई के बाद जो भी एंगल होता है वो दोबारा से अपना सर्कुल कंप्लीट करता है, दोबारा से रोटेशन कंप्लीट करता है। तो देखो पाई बाय 4 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन रहा है 5 पाई बाय 2। तो अगर मैं अपने एंगल को थोड़ा सिंप्लीफाई करवा दूं कि 5 पाई बाय 2 में से अगर मैं क्या करवा दूं 2 पाई को माइनस, यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन को माइनस करवा दूं, तो ये क्या बन जाएगा, नीचे 2 का 2 आ गया, 2 2 जार 4 पाई, तो 5 पाई माइनस का 4 पाई, 5 पाई में से 4 पाई को निकालूंगा तो सिंपल पाई बाय 2 बन गया ये तो, यानी कि आसान हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, सिंपल कॉस पाई बाय 2 प्लस का आयोटा साइन पाई बाय 2। क्लियर है, देखो ये स्टेप क्या करा दोबारा समझ लो कि भाई डे मोइरे's थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं, पावर में जो भी एंगल पावर में जो भी वैल्यू आ रही है वो एंगल्स का मल्टीपल बनेगी। तो पाई बाय 4 को जब 10 से मल्टीप्लाई करा तो इट शुड बिकम 5 पाई बाय 2। अब 5 पाई बाय 2 चूंकि 2 पाई से बड़ा नंबर है तो इसलिए हम लोगों ने क्या करा, एक एंगल और रोटेशन को माइनस करवा दिया। तो अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करवाओगे तो क्या बन गया, cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 यानी कि cos 90 डिग्री, हम सबको पता है cos 90 बराबर होता है किसके, 0 के, आयोटा का आयोटा, sin 90 बराबर होता है किसके, 1 के। तो अब जो बाहर 32 आ रहा है अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 32 इंटू 0 0 आ जाएगा, और 32 जाके जब 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 32 आयोटा। तो ये आपका फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर होना था। अब आप बैठ के अगर सिंपल 1 प्लस आयोटा की पावर 10 के ऊपर पावर्स को ब्रेक करवाने पे जाओगे ना तो जिंदगी अजाब हो जाएगी बेटा, पावर 2 पावर 5 और ब्ला ब्ला बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये आसान तरीका है जिसके ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा बात पल्ले पड़ती है, बात समझ में आती कि नहीं आती, सही है ना। एक और क्वेश्चन जो आज पेपर में आया हुआ था उसमें एग्जामिनर आपसे कहता है कि आपके पास एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की आपको एडजेसेंट दो साइड्स गिवन है। एडजेसेंट साइड्स का मतलब क्या, बराबर वाली साइड्स आपको गिवन है, यानी कि भाई लेट सपोज आपको ये वाली साइड भी गिवन है और ये वाली साइड भी गिवन है, इनके दरमियान का एंगल भी आपको गिवन है 30 के बराबर। आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भैया क्या चीज निकाल कर बताओ, एग्जामिनर कह रहा है निकाल के बताओ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, और इनके दरमियान का एंगल भी आपको गिवन है 30 डिग्री के बराबर। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैसे निकालोगे, आपको दो साइड्स गिवन है और उनके दरमियान का इंक्लूडेड एंगल गिवन है। तो भाई कभी भी दुनिया के अंदर अगर हमारे पास दो साइड्स गिवन हो और उनके दरमियान का एंगल गिवन हो तो सिंपल तरीके से सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला होगा 1/2 ए बी का ए बी और इनके दरमियान का एंगल साइन गामा। सिंपल तरीके से बन गया 1/2 का 1/2। हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 8 के बराबर, या बी की वैल्यू क्या है 5 के बराबर, भाई कुछ भी ले लो ना, बात क्या है दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो भाई ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 8 है, कुछ भी लिख लो। और साइन 30 का साइन 30, इसको सिंप्लीफाई करवा दोगे तो 2 1 2 2 4 8, तो ये बन गया 5 4 20, और साइन 30 बराबर होता है 1/2 के, तो 2 10 इज 20, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या आ जाएगा 10 के बराबर आ जाएगा। क्या मुश्किल बात है इसके अंदर, कौन कहता है भाई मुश्किल है, चुटकी बजाने का काम है। एक और क्वेश्चन आज हमारे
हमारे पास पूछा हुआ था, इसमें एग्जामिनर कह रहा था इन रेडियस का फॉर्मूला। तो बेटा देखो, इन सर्कल क्या होता है या सर्कम सर्कल क्या होता है, शायद मैंने पहले भी आपको बताया था। कभी भी दुनिया के अंदर अगर कोई सर्कल एक ट्राइंगल के तमाम वर्टिसेस को टच करते हुए जा रहा है, दुनिया में कभी भी कोई सर्कल अगर एक ट्राइंगल के तमाम वर्टिसेस को टच करते हुए जा रहा है, ऐसे सर्कल को कहते हैं सर्कम सर्कल। और इसका रेडियस होता है सर्कम रेडियस, जिसकी वैल्यू होती है आर इज इक्वल टू ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। वाइल ऑन दी अदर हैंड, अगर कभी भी दुनिया के अंदर आपके पास एक सर्कल हो और वो सर्कल एक ट्राइंगल के तमाम की तमाम साइड्स को टच कर रहा हो, तो ऐसे सर्कल को हम कहते हैं इन सर्कल। क्योंकि ये अंदर है ना, अंदर है तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से इन सर्कल। क्या कहलाएगा, इन सर्कल, यानी कि एक ऐसा सर्कल जो कि ट्राइंगल के अंदर फॉर्म हो रहा है और ट्राइंगल की तमाम साइड्स को टच कर रहा है। सही है। इसका जो रेडियस होता है इसको इन रेडियस कहा जाता है, जिसकी वैल्यू होती है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय सेमी पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहां पे यही फॉर्मूला आपसे पूछा हुआ था। अच्छा, स्क्राइब रेडियस क्या होता है, एक ऐसा सर्कल जो कि ट्राइंगल को एक्सटेंड करने पे फॉर्म होता है। इसके तीन फॉर्मूलाज होते हैं, R1 डिवाइडेड बाय डेल्टा डिवाइडेड बाय S माइनस A, या R2 इज इक्वल टू डेल्टा डिवाइडेड बाय S माइनस B, R3 इज इक्वल टू डेल्टा डिवाइडेड बाय S माइनस का C। इसके फॉर्मूलाज होते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो आज पेपर के अंदर पूछा गया वो राइट बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल था। तो भाई राइट बाइसेक्टर भी मैंने आपको बहुत दफा पढ़ाया हुआ है। भाई दुनिया के अंदर एक ऐसा ट्राइंगल जिसके वर्टेक्स से आप एक लाइन को निकालो, वो लाइन अपोजिट साइड के ऊपर जाके ना सिर्फ मिड पॉइंट क्रिएट करे, बल्कि साथ साथ अपोजिट साइड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, बल्कि साथ साथ अपोजिट साइड के ऊपर जाके परपेंडिकुलर को भी ड्रॉ कर दे। तो ऐसे पर्टिकुलर हम ट्राइंगल को क्या कहते हैं, राइट बाइसेक्टर। ऐसी लाइन को आप क्या कहते हो, राइट बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल कहते हो। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। राइट बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो वर्टेक्स से निकले, अपोजिट साइड पे जाके मिड पॉइंट भी क्रिएट करे, अपोजिट साइड को जाके दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे, अपोजिट साइड पे जाके 90 डिग्री का एंगल भी ड्रॉ कर दे। तो राइट का मतलब 90 डिग्री ड्रॉ करना, बाइसेक्ट का मतलब मिड पॉइंट क्रिएट करना। तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं राइट बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। क्लियर है बेटा। अच्छा, एक और क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि एग्जामिनर ने आपको बेसिकली दो आपस में मैट्रिसेस के डिटरमिनेंट्स को आपस में इक्वेट करवाया हुआ था और कह रहा था टी की वैल्यू बताओ। तो भाई कैसे सॉल्व करोगे, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। अगर दो मैट्रिसेस आपस में इक्वेट हो रहे हैं, हमें टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आसान तरीका क्या है, पहले वाले मैट्रिक्स का इंडिविजुअल डिटरमिनेंट निकाल लो। 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे, 2 1 2 माइनस का 4t इक्वल टू का इक्वल टू इन दो मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा इस वाले मैट्रिक्स का, नेगेटिव का 5 2 जार नेगेटिव का 10 और नेगेटिव का साइन फॉर्मूले का 4 3 जार इज 12। अब एक जैसी वैल्यूज को एक साइड पे कर दो, नेगेटिव के 4t को दूसरी तरफ भेजो, नेगेटिव का 10 और नेगेटिव का 12 होता है नेगेटिव का 22, और नेगेटिव का 22 जब यहां पर आएगा तो प्लस का 22 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 प्लस का 22 इक्वल टू के बाद सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, प्लस का 4t। तो बेटा 2 प्लस का 22 क्या हो जाएगा, 24। यहां पे आ गया 4t का 4t, 4 1 जार 4 4 6 जार 24। तो हमारे पास t की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 6 के बराबर आ जाएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर था कि बेसिकली दो मैट्रिसेस को आपस में इक्वेट करवाया हुआ था, उनके डिटरमिनेंट्स को और t की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। एक क्वेश्चन ये पेपर में आया हुआ था। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो आज पेपर में आया हुआ था, इसमें एग्जामिनर ने आपसे मांगी हुई थी, हमसे क्या चीज मांगी हुई थी, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैलकुलेट करने को कहा हुआ था। इस तरह की फिगर बनी हुई थी। तो भाई अगर इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ रहा है कि आपको लेट सपोज देखो, आपको ये वाली साइड भी गिवन है, आपको ये वाली साइड भी गिवन है, आपसे लेट सपोज अगर ये वाली साइड की वैल्यू पूछ रहा है, तो भाई दो साइड्स गिवन है और हमारे पास देखो दो एंगल्स भी गिवन है। तीसरा एंगल क्या होगा, हमें पता है ट्राइंगल के अंदर तमाम के तमाम एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, 30 प्लस 45, और जो भी तीसरा एंगल होगा इन तमाम एंगल्स का, ट्राइंगल के अंदर तमाम एंगल्स का सम बराबर होता है 180 डिग्री के। तो दो एंगल्स की अगर वैल्यूज गिवन है, एक की 30 है एक की 45 है, दोनों को ऐड करवा दो 75, 180 में 75 को माइनस कर दो, तीसरे एंगल की पर्टिकुलरली वैल्यू आ जाएगी। तो भाई क्या आ जाएगी, 180 में से अगर मैं 30 माइनस का 45 करता हूं तो क्या बन गया, यानी कि तीसरा एंगल होगा 105 डिग्री के। तो तीसरा एंगल अगर मांगा हुआ है उसको निकाल लो, अगर साइड सी की वैल्यू मांगी हुई है उसको निकाल लो। क्या मुश्किल बात है, साइन लॉ को अप्लाई कर सकते हो, कोसाइन को भी अप्लाई कर सकते हो। कोसाइन वैसे ज्यादा बेहतर है। कोसाइन लॉ क्या कहता है कि भैया अगर तुम्हारे पास दो साइड्स और तीनों एंगल्स गिवन है तो कोसाइन लॉ अप्लाई करना ज्यादा आसान है यार। कैसे अप्लाई करोगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और यहां पर आ जाएगा कॉस गामा का कॉस गामा। सिंप्लीफाई करवाओ, आंसर आ जाएगा। क्या मुश्किल बात है इसके अंदर। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ रहा था, इसमें एग्जामिनर फोसाई मांग रहा था। मैंने फोसाई वाले क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी बहुत सारे करवा दिए, इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। साफ तौर पे दिख रहा है इलिप्स का क्वेश्चन आ रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भैया तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास एक इलिप्स की इक्वेशन आ रही है। तो भाई आपके पास देखो मेजर एक्सेस कहां पर है, एक्स के नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है तो आपका ए स्क्वायर है, इसके नीचे छोटी वैल्यू आ रही है आपका बी स्क्वायर है। तो भैया सिंपल तरीके से आप क्या करोगे, आप सिंपल तरीके से यहाँ पे पहले सी स्क्वायर
स्क्वायर निकाल लो, सी स्क्वायर होगा 9 माइनस का 4 यानी कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करवा दो, क्या बन गया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, सी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस का अंडर रूट 5 के बराबर, तो आपका फोसाई का पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स है, तो ये आपका बन जाएगा सिंपल तरीके से क्या, ये आपका बन जाएगा सिंपल तरीके से प्लस माइनस का अंडर रूट 5 कॉमा 0 के बराबर। क्वेश्चन मैंने वैसे ही आपको बातों बातों में बता दिया। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो आज पेपर में आया हुआ था, कॉनिक्स एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हो और परपेंडिकुलर प्लेन इसको कट कर रहा है, तो क्या मिलेगा, जाहिर सी बात है हाइपरबोला मिलेगा, मतलब इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। हमेशा याद रखिएगा इस पर्टिकुलर डायग्राम को, अगर कभी भी आपकी कोन्स को जो है ना हॉरिजॉन्टली कोई प्लेन कट करता है तो हमेशा क्या मिलता है, सर्कल मिलता है, जैसे यहां पे बन रहा है। अगर आप थोड़ा सा टिल्ट करके, थोड़ा सा हल्का सा टिल्ट करके काटते हो ना अपनी कोन्स को, तो आपको एलिप्स की शेप मिलती है, इस तरीके से देखो एलिप्स बना हुआ है, सही है ना। अच्छा, अगर आप पैराबोला का फॉर्म होता है, अगर मैं ज्यादा थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, देखो मैं अगर ये जो मेरे जनरेटर की लाइन आ रही है, जो मेरी लाइन आ रही है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन को देख रहे हो, इस वाली लाइन को अगर मैं इसके पैरेलल के ऊपर कभी भी अपनी कोन को कट करता हूं तो हमेशा हमें क्या मिलता है, पैराबोला मिलता है। वाइल अगर आप एग्जैक्टली परपेंडिकुलर के ऊपर कोन को कट करते हो आपको हाइपरबोला मिलता है। एक और चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आप नापे के ऊपर, यानी कि अगर आप पर्टिकुलरली इस जो आपका ये डॉट पॉइंट है ना, ये जो डॉट पॉइंट, अगर आप यहां पे अपनी कोन को हॉरिजॉन्टली कट करते हो तो हमेशा आपको क्या मिलता है, एक यूनिट सर्कल मिलता है। यूनिट सर्कल का मतलब होता है एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 के बराबर है, यानी कि बहुत छोटा सर्कल है ना। इन छोटी छोटी बातों को हमेशा ख्याल रखा करें। के हवाले से पूछा गया, एग्जामिनर कहता है कि भाई बताइए दो वेक्टर्स पैरेलल हैं कि परपेंडिकुलर है। हमेशा याद रखिएगा अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं ना तो इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है 0 के बराबर होता है। वाइल अगर आपके पास दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो ऐसे दोनों वेक्टर्स के दरमियान में डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है किसके, 0 के। पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान में जो एंगल होता है वो हमेशा 0 डिग्री के बराबर होता है, वाइल परपेंडिकुलर वेक्टर्स के दरमियान में जो एंगल होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। तो अब अगर मुझे देखना है कि वेक्टर्स पैरेलल हैं कि परपेंडिकुलर हैं, हमने पैरेलल के काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो याद करो कि भाई मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, अगर वेक्टर्स पैरेलल होते हैं कि आई जे के कंपोनेंट्स बराबर होते हैं तो पैरेलल तो नहीं है, तो जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर होंगे, नहीं तो चेक भी कर सकते हो आप। भाई सिंपल तरीके से देखो, मेरे पास जो पहला वेक्टर आ रहा है मैं चेक कर लेता हूँ कि ए डॉट बी 0 के बराबर है, आइए चेक कर लेते हैं। पहला वेक्टर है 2i माइनस का 3j, और देखो के कंपोनेंट आएंगे तो इसका मतलब 0 के है। फिर इसका डॉट लीजिए सेकंड वेक्टर के साथ जो कि क्या है 3i प्लस का 2j प्लस का के, तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 3, ये बन गया 6, नेगेटिव का 3 प्लस का 2, नेगेटिव का 3 प्लस का 2, नेगेटिव का 6, और 0 इंटू के यानी कि 0 हो जाएगा, तो 6 माइनस का 6 0 के बराबर आ जाएगा, यानी कि वेक्टर्स कैसे हैं, वेक्टर्स परपेंडिकुलर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंपल एग्जामिनर ने स्लोप की इक्वेशन पूछी हुई थी, स्लोप की इक्वेशन क्या होती है, अरे भाई बहुत ही सिंपल है यार, दुनिया के अंदर एग्जामिनर अगर आपसे ये चीज क्वेश्चन, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो भाई बताओ इसमें क्या मुश्किल है, किसके बराबर होती है, नेगेटिव का a डिवाइडेड बाय b के, यानी कि भैया दुनिया में कभी भी लीनियर लाइन की अगर स्लोप आपको कैलकुलेट करना है वो किसके बराबर होता है, सिंपल नेगेटिव का x कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय पॉजिटिव का आपके पास y कोफिशिएंट। एक और क्वेश्चन जो आज के एग्जाम के अंदर पूछा गया, इसमें एग्जामिनर कह रहा था 2 माइनस का आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस का आयोटा किसके बराबर होगा, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा बेटा, दुनिया में कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड हो रहे हो तो उनको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है, आप सिंपल तरीके से रैशनलाइज करवाते हो, जो भी नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है उसकी इमेजिनरी टर्म के साइन को कन्वर्ट करके सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड करवाओगे, बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई। तो नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन गया a माइनस का बी इंटू ए प्लस का बी, सिंपल ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो a बराबर है 1 के, b बराबर है आयोटा के, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का आयोटा का स्क्वायर। 2 माइनस के आयोटा को 1 प्लस के आयोटा से मल्टीप्लाई करवाना है, 2 1 2 बन गया, 2 इंटू आयोटा ये बन जाएगा प्लस का 2 आयोटा, नेगेटिव का आयोटा इंटू 1 ये बन गया नेगेटिव का आयोटा, नेगेटिव का आयोटा प्लस का आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव प्लस माइनस का माइनस आयोटा स्क्वायर फॉर्म हो गया ना। इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करवाऊंगा तो क्या बन गया, ये बन गया 2 का 2, दो आयोटा में से नेगेटिव का आयोटा, तो ये बन जाएगा प्लस का आयोटा, और नेगेटिव का आयोटा स्क्वायर बराबर होता है नेगेटिव 1 के, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 1, तो यहाँ पे आ गया प्लस का 1, 1 का स्क्वायर 1, और अगेन देखो नेगेटिव का आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस का 1 बन गया। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करवाऊं तो ये बन जाएगा 2 प्लस का 1 3 प्लस का आयोटा, और नीचे क्या आ गया 1 प्लस का 1 2, तो इसको अगर आप ब्रेक करवाओगे बन गया 3/2 प्लस का आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो एग्जामिनर पूछ रहा था इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो भैया अगर आप इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म पे कन्वर्ट करवाओ तो क्या बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 1 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर है 1/2 के बराबर है। या फिर अगर आपसे इसका मॉडुलस मांग लिया जाता था तो मॉडुलस कैसे निकालोगे, सिंपल जो भी आपका रियल पार्ट आया उसका स्क्वायर प्लस का साइन जो भी आपका इमेजिनरी पार्ट आया उसका स्क्वायर, सिंप्लीफाई करवा दो आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन एसेंट्रिसिटी के ऊपर, भाई एसेंट्रिसिटी के ऊपर याद रख लीजिएगा हमारे पास सर्कल की एसेंट्रिसिटी क्या होती है 0 के बराबर, पैराबोला की एसेंट्रिसिटी होती है 1 के बराबर, इलिप्स की एसेंट्रिसिटी होती है बेटा 0 से बड़ी मगर 1 से छोटी, और हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी होती है हमेशा 1 से बड़ी। ये बेसिक क्वेश्चन यार आते ही आते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो आज के पेपर में पूछा गया था, ये
क्वेश्चन था कि बेटा अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल आ रहा है तो बताइए उसका फैक्टर x माइनस का 2 है, तो रिमाइंडर क्या होगा। अगेन भाई ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, फैक्टर आपको गिवन है तो यहां से अब x की वैल्यू निकाल लो, किसके बराबर आ गई 2 के, क्वेश्चन बढ़ा के डाल दो, क्या बन जाएगा, जहां जहां x आ रहा है वहां 2 डाल दो, तो ये बन गया 2 प्लस का 2। डायरेक्टली ना सॉल्व कर लिया जाए इतनी फनकारी करने के बजाय। तो x प्लस का 2 क्या बन जाएगा, 2 प्लस का 2 4 बन गया। यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 2 टू जार ये बन गया माइनस का 4, फिर आगे आ गया प्लस का 4। अच्छा आगे देखो x माइनस का 2 आ रहा है, तो 2 माइनस का 2 ये तो जीरो हो गया, इसका मतलब तमाम वैल्यू चूंकि मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो वैसे यानी कि आंसर आ जाएगा जीरो के बराबर। कैसे कि भाई देखो तुम्हारी x की वैल्यू क्या है 2 के बराबर आई ना, तो तमाम के तमाम फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे डालूंगा x की वैल्यू को 2 प्लॉट करूंगा, तो 2 माइनस का 2 जीरो बन जाएगा, तमाम फैक्टर्स मल्टीप्लाई होगा वैसे जीरो हो जाएगा। देखो ये लॉजिकल चीज होती है। अब कोई बच्चा बैठ के पूरा फैक्टोरियल थ्योरम पे सॉल्व कर रहा है, या कोई बच्चा बैठ के यहाँ पे अल्लाह भला करे मल्टीप्लाई करवा रहा है, सिंप्लीफाई करवा रहा है, शॉर्टकट के ऊपर ही करवा रहा है, तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है ना। साफ तौर पे दिख रहा है कि भाई फैक्टर की वैल्यू क्या थी, x माइनस 2 जीरो के बराबर था, तो यानी कि x की वैल्यू क्या है 2 के बराबर, तो यहाँ पे जब मैं डालूंगा 2 को x की जगह के ऊपर तो जीरो आ जाएगा। पूरी की पूरी टर्म जब सिंप्लीफाई करोगे मल्टीप्लाई करवाओगे इसके साथ, तो तमाम की तमाम वैल्यूज क्या हो जाएंगी, जीरो के बराबर हो जाएंगी। एक और क्वेश्चन जो हमारे पास डेरिवेटिव के अंदर आया था, एग्जामिनर कह रहा है e की पावर 3x का डेरिवेटिव क्या होगा। देखो नेचुरल एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, एक दफा अपने क्वेश्चन को रेडी लिखते हो, फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो आपका आंसर आ गया। e की पावर ln sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, यानी कि एक दफा अपने क्वेश्चन को एडिट लिखोगे, फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे। ln sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, ln sin का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला, ln का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन, फंक्शन क्या है sin x है, फिर sin x जब डेरिवेटिव लूंगा तो ऊपर जाके वो बन जाएगा cos x के बराबर। इसको सिंप्लीफाई करवा लो तो क्या आंसर आ गया, e की पावर में ln sin x और cos डिवाइडेड बाय sin बराबर होता है किसके, cot x के, तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा हुआ था। एक और क्वेश्चन आ रहा था, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन स्क्वायर x बाय 3, और नीचे होल डिवीजन में x स्क्वायर आ रहा है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की शॉर्टकट क्या है, डायरेक्टली एल हॉपिटल रूल मत अप्लाई करो, क्योंकि देखो ऊपर वाले फंक्शन पे भी स्क्वायर आ रहा है, नीचे वाली टर्म पे भी स्क्वायर आ रहा है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करके पहले लिख दूं ना, मैं इसको कहूं साइन x बाय 3 और नीचे x का x, और होल स्क्वायर को मैं एक ही दफा बाहर लिख दूं। अब मैं फाइनली लिमिट को यहाँ पे अप्लाई करवा के अगर डायरेक्टली अप्लाई करवाऊंगा तो अभी भी मेरे पास क्या बन रहा है, नीचे जीरो आ जाएगा। तो एल हॉपिटल रूल को इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो अगर मैं डायरेक्टली अभी लिमिट को अप्लाई करवाता है, नीचे एक्स स्क्वायर आ रहा है, नीचे जीरो आ जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो डायरेक्टली अगर एल हॉपिटल रूल को इस्तेमाल करोगे ना, आपका आंसर पहले स्टेप पे नहीं आएगा, क्योंकि देखो नीचे एक्स स्क्वायर है, तो वन टाइम डेरिवेटिव 2x बनेगा, फिर एक और दफा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, लंबा काम हो जाएगा। आसान तरीका क्या है कि दोनों टर्म्स में स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर को ब्रैकेट के बाहर निकाल दो। अब डायरेक्टली अब एल हॉपिटल रूल का इस्तेमाल करो। एल हॉपिटल रूल का कहता है साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस के बराबर, और फिर आप एंगल का डेरिवेटिव लोगे, एक्स बाय 3 का डेरिवेटिव हो गया 1/3 के बराबर, और नीचे x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा। अब फाइनली मैं लिमिट्स को अप्लाई करवाऊंगा, बाहर स्क्वायर का स्क्वायर मौजूद है, लिमिट सिंपल तरीके से अप्लाई हो जाएगी। तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे जीरो को डाल दो, तो बेटा cos जीरो बराबर होता है 1 के, तो सिंपल तरीके से cos जीरो क्या हो गया 1 के बराबर, तो 1/3 का 1/3, बाहर स्क्वायर का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर क्या होता है 1/9 के बराबर। दैट्स हाउ वी हैव सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट। मैंने लिमिट्स के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस को बेतहाशा करवाया हुआ है, इसीलिए बेटा मैं कहता हूं जिस बच्चे ने तरीके से लाइव क्लासेस को लिया हुआ है, तरीके से मेरे लेक्चर्स को लिया हुआ है, आराम से एज कर सकते हो। एक और क्वेश्चन पेपर में आया था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, आपको दो इक्वेशंस गिवन, एग्जामिनर कह रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई, दो इक्वेशंस गिवन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मांगा हुआ है, कैसे निकालोगे। भाई देखो पहली वाली इक्वेशन को अगर मैं क्या करवाऊं, पहली वाली इक्वेशन को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, पहली इक्वेशन को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं और दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूं, x की वैल्यू सेम आ जाएगी, कैंसिल आउट करवाओ, y की वैल्यू मिलेगी, उसको उठा के वापस इक्वेशन में डालोगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, पहली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 5 3 15x प्लस का 5 इंटू 4 20y माइनस का 5 2 10 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो 3 5 इज 15x माइनस का 3 3 9y माइनस का 6 इंटू 3 18 इक्वल टू 0। सिंपल तरीके से सब्ट्रैक्ट करवा दो दोनों इक्वेशंस को, सब्ट्रैक्शन के अंदर तमाम के तमाम वैल्यूज के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज, नीचे वाली टर्म के साइन कन्वर्ट हो गए। तो बेटा नेगेटिव का 20 प्लस का 9 क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 20 प्लस का 9, तो जाहिर सी बात है बन गया नेगेटिव का 11y, और नेगेटिव का 10 और नेगेटिव का 18, नेगेटिव का 10 और प्लस का 18, सॉरी प्लस आ गया ना नीचे, तो नेगेटिव का 10 प्लस का 18 विल बिकम प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो बेटा नेगेटिव का 11y दूसरी तरफ भेजोगे, वहां जाके प्लस का 11y हो जाएगा, इक्वल टू के बाद 8 का 8, तो बेटा y की वैल्यू आ जाएगी सिंपल 8 डिवाइडेड बाय 11 के बराबर। इस y की वैल्यू को उठा के इधर इक्वेशन नंबर 1 इधर इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी प्लॉट करो, x की वैल्यू आ जाएगी। आसान चीज है यार, इसमें क्या मुश्किल बात है। तो भाई अपने ऑप्शन को चेक कर लेना, जहां पे भी 8/11 आ रहा है y में आपका आंसर आ गया। अच्छा एक और क्वेश्चन जो आज पेपर में पूछा गया था पैरेलल या परपेंडिकुलर के ऊपर था। देखो मैं इसकी एक शॉर्टकट आपको बताता हूँ, हमेशा याद रखिएगा दुनिया में कभी भी दो लाइंस अगर पैरेलल होंगी ना तो इनके x और y कोफिशिएंट्स हमेशा आपस में बराबर होते हैं। यानी कि लेट सपोज मेरे पास एक लाइन आ रही है 2x प्लस का 3y माइनस का 9 इक्वल टू 0, तो भाई वो लाइन जो इसके
पैरेलल पे होगी ना, लाजिम है कि उसके पास भी सेम एक्स और वाई कोफिशिएंट्स होंगे। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट की चिंता नहीं करनी। ये एक बहुत बुनियादी शॉर्टकट होता है, बुनियादी कॉन्सेप्ट होता है, हमने बच्चों को बताते हैं कि दुनिया में दो लाइंस अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो एक्स और वाई कोफिशिएंट हमेशा सेम होंगे। इसी के ऊपर आज क्वेश्चन पूछा हुआ था। सिमिलरली बेटा देखो, दुनिया में कभी भी दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होंगी तो याद रखिएगा दोनों लाइंस के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं एक्स और वाई के। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लाइन है 2x प्लस का 3y माइनस का 19 इक्वल टू 0। एग्जामिनर कहता है इस लाइन के परपेंडिकुलर के ऊपर जो लाइन है उसकी इक्वेशन बताओ। हमेशा याद रखिएगा दो लाइंस अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है ना तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो पहली वाली लाइन का y कोफिशिएंट है वो सेकंड लाइन का क्या होगा, x कोफिशिएंट होगा। और जो पहली लाइन का x कोफिशिएंट है ना वो सेकंड लाइन का y कोफिशिएंट होगा विद अपोजिट साइन, जो भी इसका साइन होगा उससे अपोजिट के अंदर। और अगेन कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, उसकी चिंता नहीं करनी। इन दो शॉर्टकट्स को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये आज पेपर के अंदर पूछे गए थे कि यानी कि दो आपको एक लाइन की इक्वेशन दी भी तो एग्जामिनर कह रहा था इसके पैरेलल के ऊपर कौन सी लाइन है, और एक और बच्चे ने बताया कि परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट पूछा हुआ था। तो इन दो शॉर्टकट्स का आपने हमेशा बड़ा ख्याल रखना है, पेपर के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भाई ये हमारा आज के तमाम पेपर्स के सॉल्यूशन थे। मुझे जरूर बताइएगा बेटा कि कोई इतनी मेहनत अगर आप लोगों के लिए करता हो तो मुझे लाजमी बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है मेरे बच्चे अच्छे से अच्छा पढ़ सके, मेरी कोशिश होती है मेरे बच्चों को बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकूं। अच्छा, फिजिक्स के क्या क्वेश्चन थे आज के अंदर? तो आज के पेपर में जो फिजिक्स के नॉर्मली क्वेश्चन आए उसमें प्योर बेस यूनिट पूछा हुआ था, सही है ना, मोल का यूनिट पूछा हुआ था, वर्क डन का क्वेश्चन आया हुआ था, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर आया हुआ था, सिंपल तरीके से आर ओमेगा बेस क्वेश्चन पूछे हुए थे, एफ इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन आया हुआ था, के इज इक्वल टू पी होता है तो भाई एक्स की वैल्यू क्या होती है, अफेक्ट ऑफ डेंसिटी और टेंशन क्या होती है वेव वेलोसिटी के ऊपर, कैन नॉन मोनोक्रोमेटिक वेव्स प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, ये क्वेश्चन आया हुआ था, इफ वेव लेंथ बिकम डबल देन आर इज डैश, एट कांस्टेंट वॉल्यूम द मास ऑफ अ गैस इज डबल देन द इफेक्ट ऑन इट्स प्रेशर, इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे, विच वन इज स्केलर, लेमन सीरीज क्या होती है हमारे पास, प्राइमरी इंडस्ट ईएमएफ हाफ देन व्हाट इज द सेकेंडरी ईएमएफ, ओएम इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर के न्यूमेरिकल्स आए हुए थे। तो ये वो तमाम क्वेश्चन है जो आज के हमारे नस के नेट नंबर 1 के अंदर डे नंबर 4 यानी कि 3 दिसंबर के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने कोशिश करी तमाम के तमाम आपको सॉल्व करवाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मेहनत करता हूं तो बेटा लाजमी तौर पे खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी करवाएं, जानने वालों से भी करवाएं। अगर आपकी 50 आईडीज है बेटा सबसे करिएगा, क्योंकि इसमें बड़ी मेहनत लगती है भाई, बड़ी एफर्ट्स लगती हैं। मैं अपनी दूसरी प्लेलिस्ट को छोड़ के आप लोगों के लिए डिजाइन कर रहा हूं ताकि मेरे बच्चे अच्छे तरीके से तालीम हासिल करें। तो लाजमी तौर पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में किस तरह का आपका नस का टेस्ट रहा। आई एम प्रेइंग माय बेस्ट कि आप इंशाल्लाह ताला अपनी तरफ से बेस्ट रोल प्ले करें इस कॉम के लिए भी और अपने नस के टेस्ट के अंदर भी इंशाल्लाह ताला उज़्ज़ा वजल। यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे उस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।